जितने ज्योतिषाचार्य हैं वो भी बिना जाने बोल रहे हैं कि हाँ ज्योतिष है। काल सब दोष कहो, चाहे मांगलिक दोष कहो, चाहे पितृ दोष कहो, ये 3 ऐसे दोष हैं जिनका पूरे वर्ल्ड का मोर देन 75,000 करोड़ का फेक मार्केट है। तो जी काल सर्प है पर आंशिक है। भाई आंशिक नहीं होता, होता है या नहीं होता है। पेड़ से शादी करा दो या पत्थर से शादी करा दो या ऐसा कर दो वैसे करो, सब पैसा कमाने का। दे आर जस्ट फियर मॉन्गरिंग पीपल कि वो आपको आपसे बिजनेस करना चाह रहे हैं बिकॉज दे वांट टू मेक यू रियलाइज कि हाँ अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। शनि का दोष, तो बेसिकली दैट प्लैनेट्स आर अफेक्टिंग आवर लाइफ इन सम और द अदर वे। सो वो चेतना उतनी दूर से हमें कैसे अफेक्ट कर रही है। पहले के समय में जो मानसिक तौर पर बीमार हुआ करते थे उन्हें लुनाटिक कहा करते थे। यस लुनाटिक का मतलब होता है चांद मारा। जब सूरज और चंद्रमा इतना गहरा प्रभाव डालते हैं हमारे शरीर पे तो बाकी तारे भी। जो एयरलाइन थी एयर इंडिया की 171 वो क्रैश हुई अहमदाबाद में, क्या उन सबका फाइनल डेस्टिनेशन था वो? और जो उसमें मिस्टर विश्वास थे जो कि क्लोन सर्वाइवर था बंदा, क्या उसके ग्रहों की दशा बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि वो अकेला बच गया, या फिर जस्ट बिकॉज दूसरे पैसेंजर्स की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए वो मर गए? हम जब आजकल पढ़ते हैं सोमवार मंगलवार सारे के सारे हमारे प्लैनेट हैं, बट ये नाम ऐसे ही क्यों दिया गया? आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी किस किस को जाननी चाहिए? 21st सेंचुरी में एक कुंडली बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब जैसे हम अब बच्चा भाई उसके कुंडली में इंजीनियर बनने का तो योग ही नहीं है, तो करियर काउंसलर यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजी को। अगर मंगल के साथ राहु हो तो ठीक है, सर्जन बना दो उसे, सर्जरी कर देगा, बहुत अच्छी सर्जन बनेगा। अपने घर में काम करने वालों को भाई साहब वो सबसे तुच्छ प्राणी समझते हैं और उसके बाद शनि का दुष्प्रभाव झेलते हैं। तो भाई साहब शनि आपका खराब ही होगा, आप कितने भी तेल चढ़ा जो मर्जी कर लो, तलाल तेल। जब एक छोटा सा गीत संगीत आपके अंदर इतना प्रभाव डाल सकता है तो जितने चारों तरफ घूम रहे हैं, जितनी ऊर्जा हमारे चारों तरफ, हम क्या है, हमारे पास चारों तरफ ऊर्जा ही गिर रही है, हर समय ऊर्जा ही आ रही है। द एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ हाई लेवल टू अ लो लेवल। हमारा शास्त्र कह रहा है एनर्जी लो लेवल से हाई लेवल तक जाने का काम करती है। हमारे 36 गुण होते हैं, उसमें वो कौन से सबसे इंपॉर्टेंट गुण होते हैं कि अगर वो मिल जाए फिर भी चल जाएगा, चाहे तुम्हारे 18 से कम गुण भी मिल जाए? अरे 35 मिल गए तो बहुत अच्छी गुण मिल गई, एक ही तो नंबर नहीं मिला तो क्या हो गया? लेकिन भाई साहब उस एक नंबर की भी इतनी वैल्यू है, उसमें अगर वो वाला गुण अगर एक नंबर नहीं आ रहा ना उस वजह से, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगा आप शादी करो। गंगा में जब इतने 70 करोड़ लोग नहा लिए तो बेचारी गंगा का क्या हाल हुआ होगा? मिलीनियर्स डोंट डू एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनियर्स डू। सृष्टि का निर्माण हुआ था द बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी कोस्मोस कैलेंडर में पहला दिन माना जाता है, अगर हम उसको कोस्मोस कैलेंडर के हिसाब से चलें तो। जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो प्लैनेट्स ने अपनी अपनी एक लोकेशन और एक दशा ली थी। उस टाइम पे किसी को नहीं पता था जब सृष्टि का निर्माण होगा तो इन प्लैनेट की दशा से लोगों पर क्या अफेक्ट आएगा। थोड़ा सा मिथ लगता है, लेकिन क्या ये सच्चाई है? आज इस सबको हम जानेंगे। सो तोड़ेंगे थोड़ी सी मिथ्स और करेंगे इस ग्रहों की दशा पे बात। वेलकम टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व जी, वेलकम टू मुसाफिर पॉडकास्ट। आचार्य जी, आप सबके जीवन में शक्ति की राह हो। निदान प्रणाम गुरु जी। निदान प्रणाम सभी को। सो गुरु जी, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो आई थिंक साइंस के स्टूडेंट को ना हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है। और आजकल की जो जनरेशन है वो आई थिंक हमारे जो सनातन धर्म है, जो उनकी विद्याएं हैं, उनमें इतना विश्वास नहीं करती है। तो मैं इस कन्वर्सेशन में अपनी तरफ से लॉजिक ढूंढूंगा या फिर आपको पूछूंगा, तो मुझसे कुछ त्रुटि हो तो मुझे माफ कीजिएगा। ये कन्वर्सेशन मैं बिल्कुल एक ओपन करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल जो लोग देखें इस चीज़ को समझें कि मैं क्यों साइंस से इस चीज़ को रिलेट करता हूँ। पहले मैं नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इस चीज़ को रिलेट करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। इस जस्ट हमें अभी उतना ज्ञान नहीं है कि हम उस लेवल तक पहुँच पाएँ कि हम इन चीज़ों को अभी सॉर्ट आउट कर पाएँ। तो गुरुजी, मैं सबसे पहले शुरू करूंगा सृष्टि के निर्माण से। हम इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, और उसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ, इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ, और प्लैनेट ने अपनी एक जिसको बोलते हैं कक्षा ली। उस कक्षा का उस किसी ग्रह के जीवन पर, जैसे कि जब अर्थ का निर्माण हुआ, एटमॉस्फेयर ऐसा हुआ, वहाँ पे सिंगल कोशिका के जीव जंतु बने, तो उन प्लैनेटरी का, उन ग्रहों का
कैसे इफेक्ट उस जीवन पे पड़ा जो कि उस अर्थ पे आ रहा है, ये कैसे हम बोले कि उनका उस पे इफेक्ट आएगा और कैसे आएगा, तो ये कैसे हम पढ़ सकते हैं? देखिए, आपके एक प्रश्न के अंदर कई सारे प्रश्न हैं, ठीक है। मैं भी उसी जेंजी बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज को समझे तो समझने के तौर पे समझने के बाद कुछ उसके ऊपर क्रिया या प्रतिक्रिया करे, ना समझी हुई ना करे, है ना। ज्यादातर लोग, कोई कहता भगवान है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता ये ज्योतिष है, कोई कहता नहीं है। लेकिन मैंने देखा है 99.9% लोग जितने भी हैं वो बिना जाने बोल रहे हैं। जितने ज्योतिषाचार्य हैं वो भी बिना जाने बोल रहे हैं कि हाँ ज्योतिष है। और कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज्योतिष के बारे में कह रहे हैं ये कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने भी जाना नहीं है। सच्चाई ये है कि हमको पहले जान लेना चाहिए कि उसके पीछे का विज्ञान क्या है। जी ना, आपने विज्ञान की बात की। करेक्ट। सबसे पहले हम समझते हैं विज्ञान क्या होता है। तो आपने आपने कहा विज्ञान के छात्र रहे, विज्ञान के साइंस के स्टूडेंट हैं, बताइए विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है। साइंस इज समथिंग विच इज यू फाइंड लॉजिक इन दैट, हाँ हाँ, है ना। उसके ज्ञान के पीछे कुछ तर्क है, कुछ हम्म, लॉजिक है, हम्म, और वो लॉजिक आपको समझ में आता है, देन इट इज साइंस, हम्म। है ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी 10वीं क्लास तक विज्ञान हम्म, मैंने छात्र रहा हम्म, हूँ, मैंने पढ़ी है विज्ञान की। जो विज्ञान की परिभाषा हमने उस समय में पढ़ी थी, आज भी आपको ढूंढने के गूगल पे मिल सकती है। विज्ञान ये कहता है कि किसी भी कार्य को कुछ मान्यताओं के साथ और कुछ एक्सेप्शंस, हाँ, कुछ उसके अंदर एक्सेप्शंस के साथ अगर हम बार बार करते हैं तो हमें एक ही किस्म का रिजल्ट आता है। ओके, हाँ, यस, करेक्ट। किसी भी कार्य को हम करें, कुछ विद सर्टन एजम्पशंस, हम कुछ मान्यताएं करेंगे और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हम लेंगे कि भाई उसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल भी हो सकता है कि शायद वो ना भी हो, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस और कुछ एजम्पशंस के साथ अगर हम एक ही काम को रिपीटेडली बार बार करते हैं, हमें सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स मिलते हैं। ये विज्ञान की बेसिक, एक जो मैंने पढ़ी है, ये बेसिक परिभाषा है। और ऐसे ही हर चीज पे लागू होता है ना। हमारे जो आपका प्रश्न था कि किस प्रकार से प्लेनेट हमारे पे प्रभाव डालते हैं, बिग बैंग से थ्रू हुआ था। कि बिग बैंग में क्या था, बिग बैंग आज हमें विज्ञान कहता है कि बिग बैंग हुआ था। आप समझिए, बिग बैंग हमारे शास्त्र कहते हैं बिग बैंग क्या हुआ था, वो नाद, उसे हम कहते हैं नाद ब्रह्म। बिग बैंग मतलब बहुत तेज ब्लास्ट होना, मतलब बहुत तेजी से आवाज हुई, साउंड हुई, बहुत तेज आवाज हुई। किस चीज की आवाज हुई, कुछ ब्लास्ट हुआ, कुछ फटा बहुत तेजी से, है ना। तो हमारा जो शास्त्र है वो भी कहता है कि ब्रह्म नाद हुआ, नाद ब्रह्म उत्पन्न हुआ। उस नाद ब्रह्म से एक साउंड निकली, जो साउंड ओम की साउंड थी, ठीक है। उस ओम के अंदर 5 अक्षरों से मिलके वो ओम शब्द की साउंड हुई। तो आप ओम को लिखा हुआ तो देखते हैं, सच्चाई ये ओम की कोई लिखावट है नहीं, ओम केवल एक साउंड है। उस साउंड में से 5 अलग अलग साउंड मिलके ओम की साउंड बनी है। और वही साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर अलग अलग चीजों से अलग अलग पदार्थों का निर्माण हुआ है। जब वो बिग बैंग हुआ, या जो साउंड हुआ, जो एक तरीके से एकदम ब्लास्ट हुआ बहुत तेज, उससे हर एक चीज का निर्माण होते होते अलग अलग जगह पर अलग अलग, चाहे वो प्लेनेट्स आप कहते हो, ग्रह कहते हो, जो मर्जी का, वो अपनी जगह पर जाके एक जगह टिक गए। सूर्य एक ऐसा शक्तिशाली तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा तारा है। है। हम हमेशा देख समझते हैं सूर्य घूमता है, सूर्य नहीं घूमता। सूर्य हाँ घूमता है, वो अपने ही उसमें सर्किल में घूमता है, बहुत छोटे से एरिया में घूमता है। सूर्य का कोई उसका वो घूर्णन नहीं है। हाँ, पृथ्वी घूमती है तो हमें सूर्य घूमता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य जो तारा है उसकी ग्रेविटी इतनी हाई है, उसने सारे प्लैनेट्स को अपने साथ जोड़ के जोड़ा रखा हुआ हुआ है। है। और हर एक प्लैनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी है, और उसकी ग्रेविटी से बाकी प्लैनेट्स भी उसको सहारा लेके साथ चलते हैं। जैसे जुपिटर की इतनी हाई ग्रेविटी है कि अगर जुपिटर ना होता तो शायद आपकी पृथ्वी भी ना होती, क्योंकि जितने सारे आपके एस्ट्रॉइड्स हैं, जितने आपके पुच्छल तारे आते हैं, जितने भी आपके इस तरीके के जो घूमते हैं आपके आकाश में, वो ज्यादातर को 99% को सब जुपिटर अपने पास खींच लेता है, उसकी इतनी ज्यादा हाई ग्रेविटी है, ठीक है। इसीलिए गुरु का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा सम्मान भी है, इसीलिए उसको गुरु का नाम दिया। गुरु गुरु मतलब किसी भी नेगेटिविटी को तुरंत अपने पास खींच लेता है ताकि शिष्य बचा ले। जी ताकि शिष्य बचा रहे। तो अब मैंने बताया ना, आपने एक प्रश्न किया लेकिन उसमें इतनी सारी चीजें हैं जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। तो वो सारे प्लैनेट्स अपने अपने जगह पर टिक गए, किसके साथ, अपनी खुद की ग्रेविटी के साथ।
सूर्य की ग्रेविटी के साथ, उनके आपस के कनेक्टिविटी के साथ, वो सब एक साथ घूम अपने उसमें भी घूम रहे हैं और उसके चारों तरफ भी घूम रहे हैं। अब जो ओम की साउंड थी उससे 5 अलग अलग, 5 साउंड के अलग अलग उसके अंदर वो हैं, उसमें 5 तत्व भी उसी से बन गए। तो हमारा जो जितना भी निर्माण हुआ है वो पंच तत्वों से हुआ है। तो एनर्जी जो है वो उस साउंड से एनर्जी डेवलप हुई, उस एनर्जी से अलग अलग 5 बेसिक एलिमेंट्स क्रिएट हो गए, जिसमें जिसमें हमारा जो हमारे 5 तत्व हैं जिसको हम भगवान के नाम से जानते हैं। भ मीन्स भूमि, हाँ, भा भूमि, गा गगन, गगन, हाँ जी, व मीन्स वायु, वायु, आ से अग्नि, आ से आ की अग्नि, मात्रा अग्नि, और न से नीर, यानी ये कि 5 पानी। तत्व हैं। और ये भगवान यही है। हम जैसे कहते हैं ना भगवान, हम उस भगवान करते तो ऊपर वाले या किसी उस ईश्वर की बात नहीं करते। भगवान की बात कर रहे हैं तो उन 5 तत्वों की बात कर रहे हैं जो हमारे 5 बेसिक एलिमेंट हैं। इसलिए आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, और हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, ये माइक भी भगवान है, ये टेबल भी भगवान है, ये कैमरा भी भगवान है, सब भगवान है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें किससे बनी है? इन 5 तत्वों से ही बनी है। तो हमारे शास्त्र में क्या कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में क्या कहते हैं? कण कण में भगवान। मैं कह रहा हूं सबसे, देखो बहुत छोटी सी चीज है, पर सबसे बड़ी गर्व करने वाली बात है कि हमने कब लाखों साल पहले कह दिया है कण कण में भगवान है। इसका अर्थ पता है क्या है? कण कण में एनर्जी है, ऊर्जा है। वो हर एक कण किसी पंचतत्व, उन पंचतत्वों से ही बना है। उस कण, उसमें वो भगवान यानी इन 5 तत्वों का कुछ ना कुछ प्रादुर्भाव है, इसलिए वो कण है। मतलब इसलिए हम कहते हैं कण कण में भगवान है। तो मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत अरसा पहले या सालों पहले ही बोल दिया था कि द स्मॉलेस्ट यूनिट एटम, जी, जो कि कण की बात आप कर हाँ रहे हैं, जी, या परमाणु, हाँ प्रोटॉन, जी, हाँ जी। उसके अंदर भी 5 तत्व हैं। उसके अंदर 5 तत्व नहीं है, वो उससे 5 तत्व निर्मित हुए हैं। अभी मैं उस पे आ रहा हूं, है ना। मैं तत्वों की बात कर रहा हूं। तो हर एक कण उसमें कोई ना कोई तत्व है। जैसे माइक है, अब इस माइक में कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं? मैं कह रहा हूं इसमें आपको अर्थ एलिमेंट भी मिलेगा, आपको इसमें स्काई एलिमेंट भी मिलेगा, आपको इसमें वाटर एलिमेंट भी मिलेगा, आपको इसमें फायर एलिमेंट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जलाओगे तो गर्म हो जाता है, यस, है ना। आप इसके अंदर एयर एलिमेंट मिलेगा, इसको कुछ थोड़ा सा पिचकाओगे तो कुछ एयर के, चाहे मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा सा कण निकलेगा। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ 5 तत्वों की, भगवान की, जिसको हम भगवान, जिससे हम कह रहे हैं जो 5 तत्वों के नाम है, उसी से भगवान शब्द निर्मित हुआ है। भगवान शब्द निर्मित भी कैसे हुआ? यहीं से तो निकला है भगवान शब्द। बाकी तो हम अलग अलग कहते हैं, देवता कहते हैं, पितृ कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो अलग हैं, वो अलग श्रेणियां हैं। लेकिन ऊर्जा से उन 5, जो जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से उन 5 अलग अलग तत्वों का निर्माण हुआ, और उन्हीं 5 तत्वों से सब सृष्टि की सारी चीज जो भी आप देखते हो वो सब उनसे निर्मित होते हैं। जो आपको नहीं भी दिखती है ना, वो भी उसी की निर्मित हुई है। ठीक है। अब ये हो गया हमारा तत्व। अब ऊर्जा क्या है? आइंस्टाइन ने हमें फॉर्मूला दिया, E=mc², कि कोई भी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है जब वो एक स्पीड पे मूव करेगी, और कोई भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको बिल्कुल ब्रेक कर देंगे, एनर्जी बन जाएगा। तो क्या है, हम किसी भी चीज को, जैसे मान लो अब आपका ये क्या कहते हैं, ये माइक ही है, इसको हम ब्रेक करते रहें, लास्ट में क्या मिलेगा? एटम मिलेगा, जो ऊर्जा का पहला कण है। उस एटम के अंदर क्या मिलेगा? आपको 3 कण और मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें हम कहते हैं परमाणु। परम अणु यानी उसके बाद अब कुछ नहीं है। अब उन परमाणुओं के साथ आजकल एक और नई चीज खोज ली है साइंस ने, जिसे हम फोटोन एनर्जी कहते हैं। करेक्ट। वो परमाणु मूव करते हैं अंदर, उसी मूवमेंट, जो फोटोन एनर्जी है वो चेतना है, उसी चेतना से परमाणु मूव करता है। उसी आपको कोई भी चीज जीव या निर्जीव में प्रतीत होती है। सच्चाई ये है, कुछ निर्जीव नहीं है, सब जीव है। इसके अंदर जो मूवमेंट है बहुत स्लो है, बहुत सटल है, और आपके अंदर मूवमेंट है बहुत हाई है। और आपके ऊपर जो, जिसके हम बात करते हैं, जिनको हम आत्मा कहते हैं, जिन्हें पितृ कहते हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, उनकी एनर्जी और भी ज्यादा हाई है। तो ये ना लेवल्स है। अब लेवल क्या है? ऊर्जा का लेवल है, वो निकृष्ट, बिल्कुल लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाने का काम करती है, और उसको उस हायर लेवल पे जाने के लिए वो अपने फॉर्मेशन चेंज करती रहती है। इसलिए साइंस क्या कहती है? एनर्जी कैन नॉट प्रोड्यूस and never destroyed. It's thermodynamics first law. Energy cannot be created. हाँ जी, cannot be created. Destroyed. मेरी भाषा को जो अलग हो सकती है, पर हाँ, it can be transferred. Only it can be transformed from one formation to another form. And the second thing is
द एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ हाई लेवल टू अ लो लेवल, जैसे वो कि साइंस कह रही है, हमारा शास्त्र कह रहा है एनर्जी लो लेवल से हाई लेवल तक जाने का काम करती है। बट ऐसा कैसे हो सकता वो है? बताता हूँ आपको, उसका तरीका, उसकी भी आपको बता रहा हूँ, मैं अपना व्याख्यान बता रहा हूँ नहीं, मतलब आपको। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो अगर हम दोनों को पास में रखेंगे तो गर्मी इधर से इधर ट्रांसफर होगी ना, तो दैट इज वो ठंड इधर से तो ट्रांसफर नहीं होगी, तो गर्मी को ठंडा कर नहीं, देगी। मतलब मैं कह रहा हूँ चलो एक ज़्यादा एक गुनगुना पानी है हाँ और एक उबलता हुआ पानी है, हाँ, जो आप दोनों को मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां से पानी उधर जा रहा है। या आप फिर दूसरा समझो। एग्जांपल देता हूँ कि कोई टैंक है, एक बहुत बड़ी हाइट पे है हाँ और नीचे टैप है, हाँ तो वो एक हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कि mgh इज अ हाइट का फैक्टर है, हाइट बहुत ज़्यादा है तो वो उसकी एनर्जी इस टैप से ज़्यादा है, तो जब आप टैप खोलेंगे तो वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकलेगी जो कि हाई से लो पे जा रही है। पर वो साइंस में ऐसा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, पर वो एनर्जी नहीं होगी, वो मटेरियल होगा। द मटेरियल कम्स फ्रॉम द अपर लेवल टू डाउन लोअर लेवल। बट पर मटेरियल, पानी तो नीचे आएगा। पानी भी तो एनर्जी हुई। पानी एनर्जी है, पानी के अंदर एनर्जी है, हाँ, पर आएगा तो पानी ना, आएगा पानी। केवल एनर्जी तो नहीं आएगी ना, नहीं, केवल एनर्जी नहीं आएगी। केवल एनर्जी होगी। हाँ। तो मान लो जैसे इस एनवायरनमेंट में न जाने कितनी सारी कैसी कैसी एनर्जी है, तो क्या एनर्जी केवल नीचे की ओर उतर के आएगी? केवल एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी आएगी तो किसी प्रोडक्ट या किसी मटेरियल को साथ नीचे उतर के आएगी, विदाउट मटेरियल नहीं उतर के आएगी। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स, ओनली एनर्जी, हाँ एक्सटर्नल फोर्स लगेगी उसको। अब जैसे अभी दैट इज साइंस, एन एक्सेप्शन साइंस आपने बोला ना। यस यस, आई फॉरगॉट टू से Yes. दिस कि जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अभी जैसे आप न्यूटन की आप बात कर रहे हो, द अब आज के टाइम में न्यूटन के उसको भी उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया। न्यूटन इज सेइंग कि ग्रेविटी इज पुलिंग डाउन एवरीथिंग। इट नॉट ओनली द ग्रेविटी, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो इज पुशिंग यू डाउन। करेक्ट, ऐसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ हाँ, बोलता है कि हाँ। जो आपने एक्सटर्नल फोर्स की बात करी, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ हाँ जी। कि जो चीज गति में है या मूव कर रही है वो मूव में रहेगी, और जो चीज रुक गई है या स्टॉप मूवमेंट पे है वो स्टॉप हो जाएगी एक्सेप्शनली, यदि अनटिल अनलेस कोई बाहरी फोर्स यानी एक्सटर्नल हाँ। फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो जो पानी नीचे भी आ रहा है ना, इट इज नॉट, वो जो पानी नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी आ रहा है। तो मल्टीपल फोर्स ऑफ एनर्जी इज पुलिंग हिम डाउन, एनर्जी इज पुलिंग हिम डाउन, नॉट द एनर्जी इज कमिंग डाउन। वो एनर्जी उसको पुल, ग्रेविटी भी एनर्जी है ना। राइट। भाई हम लोग बैठे हुए हैं तो ग्रेविटी हैज पुल्ड अस डाउन, उसने हमें खींच के पकड़ के रखा हुआ है नीचे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है जो हमको नीचे बना के रखा हुआ है, पुश करके रखा हुआ है। वो दोनों एनर्जीज जो हैं वो हमको स्टेबल करने में हमारा काम देती है। नहीं तो अब देखें, एक चीज सुनिए, अर्थ की मूवमेंट आप समझेंगे, अर्थ अपनी स्पीड पे, एक बहुत तेज स्पीड पे, करीबन 13, मेरे को समय फिगर याद नहीं आ रही, 1300 पता नहीं कुछ है किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अपनी चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। फिर अर्थ उससे कई हजार गुना ज्यादा तेज स्पीड पे वो सन के चारों तरफ घूम रही है। फिर सन है, पूरा सौर मंडल है, वो एक बहुत तेज स्पीड पे पूरे उसमें आपके गैलेक्सी में मूव कर रहा है, और आपकी गैलेक्सी एक बहुत तेज स्पीड से आगे चली जा रही है। आप समझ रहे हो आप कितनी स्पीड पे चल रहे हो उस समय? वो इतनी कई लाख करोड़ किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, आप समझ नहीं सकते कि फिर भी आप आराम से बैठे। बेसिकली अगर देखे जाएंगे ब्रह्मोस की हाँ जो जी। हमारी मिसाइल थी सुपरसोनिक, उससे भी कहीं ज्यादा गति से वो तो छोड़ो, वो तो कोई स्पीड ही नहीं है। हाइपरसोनिक हाँ जी, नाम ही नहीं दे सकते। आप उतनी तेज स्पीड पे आप चल रहे हो, फिर भी आप आराम से बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है और आपकी जो अर्थ है, उसने आपको स्टेबल करके रखा हुआ है। हाँ, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन, जो Yes. रिलेटिव मोशन की जो थ्योरी दी गई है। अब उतनी साइंस तो मैंने नहीं पढ़ी, तो आप जानते हो। नहीं, मैं एक्चुअली मैं इसलिए साइंस रिलेट कर रहा हूँ कि हाँ जी, हाँ जी, जो लोग देख बिल्कुल, रहे हैं वो बिल्कुल कीजिए। लॉजिक को समझेंगे बिल्कुल कि मैं कीजिए। कहाँ पे जा रहा हूँ उस हाँ, चीज को लेकर। बिल्कुल कीजिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पे कि हमने गति की बात करी, मैं हमने पूरी हाँ बात जी, अभी जी। कह दूं, मैं जो इसमें कहना चाह रहा था, तो जो ऊर्जा है, जो हमारा शास्त्र कहता है, ऊर्जा, पहले क्या हुआ, ब्रह्मनाद हुआ तो उससे साउंड निकली, साउंड से ऊर्जा पैदा हुई, ध्वनि से ऊर्जा पैदा हुई। ध्वनि एक गति से एक तरफ चलना शुरू करती है। ध्वनि क्या है, वो कभी उसका कोई अपना क्या कहते हैं डायरेक्शन नहीं है, वो बहुत रेडिकल है। वो जहां टकराएगी उससे टकराए, कहीं और, कहीं से और, कहीं और, इस तरीके से मूव करती रहती है। उससे ऊर्जा पैदा हुई है। ऊर्जा का अपना काम है, वो ऊर्जा बिल्कुल लोअर लेवल से उत्कृष्ट लेवल। देखो, ईश्वर भी सबसे हाईएस्ट ऊर्जा है। जो ईश्वर है वो सबसे हाईएस्ट ऊर्जा है। आप शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि जैसे हमारा जो आज का दिन है ना, जिसको हम 24 घंटे 365 दिन में एक साल कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि जो हमारे एक साल में ब्रह्मा का एक दिन होता है। हाँ। ठीक है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ब्रह्मा के कई साल बीतने पे शिव जी का एक दिन होता है। जो महा सदाशिव हैं, जो बिल्कुल सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, उनका एक दिन होता है। तो अगर इस तरीके से आप देखोगे तो डेवलपमेंट है ना, जो
टाइम फ्रेम भी है। अब जैसे हाँ, वो साइंस भी आजकल आइंस्टाइन ने इसके ऊपर बड़ा हो गया टाइम, और जो रिलेटेड थ्योरी थी, तो टाइम को भी वो कह रहा है कि टाइम इज एक्चुअली नॉट द टाइम, हाँ वो भी केवल एक आपकी फीलिंग है, डायमेंशन है एक। डायमेंशन है, वो भी आपकी एक फीलिंग है। आपके लिए कोई टाइम तेज चलता हुआ दिख रहा है, मेरे लिए टाइम स्लो भी हो सकता हो सकता है। है ना। अब आपके पास यहाँ देखो जमीन पे कीड़ा चल रहा है, उसका अपना टाइम जोन है, हम्म, उसकी अपनी टाइम Yes. उसके लिए, उसके जो कितने साल हैं, मान लो हम कहते हैं जी मक्खी 2 दिन में मर जाती है, जो मक्खी का जो उड़ रही है अभी, उसका 2 दिन का जीवन होता है, लेकिन उसका जो 2 दिन है, हो सकता है आपके टाइम जोन से, अब आपसे कितनी छोटी है वो, उसका टाइम जोन कितना हाई होगा। ऐसे ही जो ईश्वर है, परम ईश्वर है और परमेश्वर सबसे ऊपर है, जो भगवान शिव हैं, जिनको हम कहते हैं सदा शिव हैं, जो जिन्होंने सब बनाया, जिनके जिनके होने से ब्रह्मनाद हुआ, जिन्होंने ब्रह्मनाद को पैदा करा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भाई मैंने देखा नहीं है, मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं। देखने को चाहे तो व्यक्ति ध्यान करके उसको समझ भी सकता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि जो ब्रह्मनाद हुआ, जो करने वाले थे, जिन्होंने इस चीज को पैदा किया, जिन्होंने इस चीज को बनाया, है ना, तो वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी है। और हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, जो ऊर्जा का उद्देश्य है, वो हर बार रूप बदल बदल के वो वहां पहुंचना चाहती है। चाहता है, इसको मोक्ष बोलते हैं। जी, जिसे मोक्ष कहते हैं, जो कहते हैं, जब कि कहते हैं ना ब्रह्म लीन हो गया, जीवन शिव मृत्यु में की लीन हो गया, हाँ, जीवन मृत्यु से छूट गया, वो वहां पहुंचना चाहती है। आइंस्टाइन ने फार्मूला दिया E=mc²। उसमें एक चीज मिसिंग है हम लोगों के लिए, ऊर्जा और पदार्थ की तो बात कर दी, उसमें उसने बात नहीं करी इंफॉर्मेशन की। वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो मजबूर करती है बार बार हमें रूप बदलने के लिए, बार बार हमें आने के लिए, बार बार हमारे को उस काम को करने के लिए। ये चाहे छोटे से छोटा कण हो, चाहे कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड हो, चाहे कोई प्लेनेट हो, चाहे कोई पूरा सौरमंडल हो, चाहे पूरी गैलेक्सी हो, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। सबकी अपनी चेतना और सबका अपने पास भाव है, जो उसका इंफॉर्मेशन है ना, उस भाव की तरह आप समझे, उसी लिए हर चीज काम कर रही है। और वो उस भाव से करते 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 उसको वहां आगे जाना है जहां सब निर्भर हो जाता है। कि ये बहुत ही मतलब एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स मुझे आज पता चल रहे हैं। अच्छा, अगर अब जैसे अब जैसे चेतना की बात कर रहे हैं, अब हर किस प्लेनेट की एक चेतना है, तो उस चेतना का हमारी चेतना पे असर कैसे पड़ता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि राहु दोष, केतु, शनि का दोष, तो बेसिकली दैट प्लैनेट्स आर अफेक्टिंग आवर लाइफ इन सम और द अदर वे। सो वो चेतना उतनी दूर से हमें कैसे अफेक्ट कर रही है? अच्छा बात बताइए, आप 2 प्लैनेट जानते हैं जो आप रोज देखते हैं, कौन कौन से हैं? सूर्य, सूर्य और चंद्रमा वो हमें कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? सूर्य की रोशनी हमारे पास आने में 8 मिनट लगते लगते हैं, हैं। तो जो इस समय रोशनी आ रही है वो 8 मिनट देर पुरानी है, देर हाँ, पुरानी आ रही है है। ना। तो हम, अगर कुछ ऐसा हो तो हम फ्यूचर देख सकते हैं कि कौन सी रोशनी आने वाली है। 8 मिनट का आजकल तो लग गए कैमरे, बहुत सारे ऐसे लगा रखे हैं, 8 मिनट पहले का भी दिख जाएगा कि ऐसी वाली रोशनी आने वाली है। सूर्य और चंद्रमा ऐसे प्लैनेट हैं जो हमारे को प्रत्यक्ष रूप से हमें इफेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सूर्य कैसे इफेक्ट करता है? सूर्य एक ऐसा तारा है जिसके अंदर हर समय इतने तेज से इतने ज्यादा ब्लास्ट हो रहे हैं, इतना ज्यादा उसके अंदर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, वो इतने सारे गैसेस उसके अंदर हैं जिससे वो हर समय वहां पे ब्लास्ट होते रहते हैं। उसको बोलते हैं सब बिगेस्ट न्यूक्लियर हाँ, बिगेस्ट न्यूक्लियर वहां पर रिएक्टर, बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन हो रही है फ्यूजन वहां पे होते रहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखो कई बार हमारे पास सौर तूफान भी आते हैं। तो जो सोलर स्टॉर्म भी आते हैं, क्या वो इतनी तेजी से वो छोड़ता रहता है, तो कई बार वहां से एकदम तूफान निकल के आता है जो हमारी पृथ्वी के ऊपर आके गिरता है, और पृथ्वी का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे जो एरिया है वो उसको काट के अलग कर देता है, और बहुत थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास आता है। जब भी सूरज पर इस तरीके के बहुत तेज तूफान आते हैं, पृथ्वी पर आपको कोई ना, आप गूगल कर लेना, पृथ्वी पर आपको कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं सुनने को मिल जाएंगी जो नेचुरल कैलामिटीज है, ये आपस में जुड़ी हुई है। तो मतलब बेसिकली अगर साइंस, सोलर स्टॉर्म आएंगे, वहां पे स्टॉर्म आएगा सूर्य के ऊपर, वो स्टॉर्म यहाँ तक आएगा उसकी एनर्जी, और वो हमारे अर्थ को कुछ ना कुछ हिला के रख देगा। और ये साइंस ने देखा है कि हर एक 11 या 12 साल बाद लगभग ये सोलर स्टॉर्म बहुत तेज वाला आता है। वैसे तो हर बार आता रहता है थोड़ा छोटा, लेकिन कई बार बहुत तेज आता है। तब हर 11-12 साल में आपकी अर्थ पे कोई बहुत बड़ी घटना होती है। इसको आप देख सकते हो, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते जो बेसिकली आप बोल रहे हैं डिजास्टर या क्लाइमेट, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोविड
कोविड को मान सकते हैं? आप कोविड हाँ कोविड आप उसको हाँ मान सकते हैं, ऐसी बीमारी भी बिल्कुल मान सकते हैं जिसमें बहुत ही एकदम मास स्केल पे लोगों का मरना हो जाता है, बिल्कुल ऐसी चीजें हम मान सकते हैं। साथ में जब बहुत ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज जो आती ऐसे हैं, सुनामी आ गई, सुनामी आ गई, बहुत तेज अर्थक्वेक, जैसे अभी आप देख रहे हो इस साल बहुत जल्दी जल्दी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी आप फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। अभी आप देखो तो अभी सन स्टॉर्म जो है वो काफी आ रहे हैं आपके पास, छोटे छोटे आ रहे हैं लेकिन काफी आ रहे हैं, बड़ा सनस्टोन भी आने का चांसेस हो सकते हैं, तो बड़ा आपके ऊपर वो प्रभाव डालता है। सूरज और चंद्रमा जब आपके ऊपर, अच्छा चंद्रमा है, चंद्रमा कैसे प्रभाव डालता है, हम लोग किससे बने, हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, 70% वाटर है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, वाटर वाटर है। चंद्रमा क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब खींचता है, पुल करता है, पुल करता है, चंद्रमा की जो एनर्जी है वाटर को पुल करती इसलिए समुद्र रात को जी हाई टाइड, हाई टाइड्स पे आते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी से भी वाटर को पुल करता है, वाटर ही तो है ना। बट ऐसा करता है कि मैं चंद्रमा पुल क्यों करता है पानी को? चंद्रमा का आकर्षण है पानी को खींचना, ओके, भाई मैग्नेट है, मैग्नेट का आकर्षण है, दो मैग्नेट आपस में क्यों जुड़ते हैं, दोनों का आपस में आकर्षण है, मैग्नेटिक फील्ड्स उनका मैग्नेटिक फेज है, तो चंद्रमा का आकर्षण है पानी को खींचना, वो उसकी क्वालिटी है, उसकी ताकत है कि पानी खींचता है अपने पास। जब वो पानी को खींचता है तो हमारे मन के अंदर भी बहुत सारी बेचैनी पैदा कर देता है। पहले के समय में जो मानसिक तौर पर बीमार हुआ करते थे उन्हें लुनाटिक कहा करते थे। यस यस, लुनाटिक का मतलब होता है चांद मारा, और जब भी वो पूर्णिमा या अमावस्या आती थी उन लोगों की परेशानियां बढ़ जाती थी बहुत ज्यादा। क्यों, चंद्रमा का इफेक्ट बहुत तेज पड़ता है उस चीज के ऊपर, मन के ऊपर, इसलिए पानी और मन और चंद्रमा तीनों जुड़ गए। जब सूरज और चंद्रमा इतना गहरा प्रभाव डालते हैं हमारे शरीर के ऊपर, तो बाकी तारे भी, आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले आप जुपिटर को भी देख सकते थे, सैटर्न को भी देख सकते थे, मार्स, वीनस और मरकरी, ये तो आप डेली देख सकते हो। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन हम लोग नहीं देख पा रहे, पॉल्यूशन की वजह नहीं देख सकते, वरना आप इन्हें डेली देख सकते हो। क्या दिखता है आपको, रिफ्लेक्शन दिखता है। किसका रिफ्लेक्शन दिखता है, सनलाइट का रिफ्लेक्शन दिखता है। आप मुझे और मैं आपको क्यों देख पा रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आईज, लाइट का रिफ्लेक्शन, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। कलर आई तो कैमरा है, वो तो केवल इमेज को कैच कर रहा है, वो लाइट को कैच कर रहा है, लाइट से इमेज क्रिएट कर रहा है, और वो भी उल्टी बनाता है, और इमेज कहाँ बनती है, हमारे पीछे जाके इमेज बनती है, ठीक है। तो वो जो इफेक्ट है, जो वहां से इफेक्ट आ रहा है किसका, रिफ्लेक्शन का, वो अपने साथ एनर्जीज कैरी करके लेके आता है। अब वो बताइए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ अभी एक बहुत तेज म्यूजिक बजा दिया जाए, पॉप म्यूजिक, पॉप छोड़ो, मतलब डिस्को डांस वाला म्यूजिक बजा दिया जाए, और थोड़ी देर बाद अपने आप चेक करना कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, और यहाँ मैं आपका भजन बजा दूं, वो शांत गीत बजा दूं, फिर थोड़ी देर बाद आप चेक करना कि आपका अंदर का फीलिंग और ब्लड प्रेशर क्या है, दोनों में अंतर आ जाएगा। जब एक छोटा सा गीत, संगीत आपके अंदर इतना प्रभाव डाल सकता है, तो जितने चारों तरफ घूम रहे हैं, जितनी ऊर्जा हमारे चारों तरफ, हम क्या है, हमारे पास चारों तरफ ऊर्जा ही गिर रही है, हर समय ऊर्जा ही आ रही है। अब ऊर्जा तो ये भी छोड़ रहा है, एवरीथिंग इज एमिटिंग ऊर्जा, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा का जो उत्सर्जन है, हर चीज ऊर्जा निकाल रही है अपने अंदर से। वो जो हमारे पास आ रही है वो हम पे क्या इफेक्ट डाल रही है, उसकी कैलकुलेशन, उसी को जानना, उसी को पढ़ना, उसी को समझना, और उससे संभावित घटनाओं को समझ लेना, जो पूरे इतने एक्सपीरियंस करने बाद हमारे ऋषि मुनियों ने निकाला है, वही ज्योतिष है। और उसी का जो हम पे प्रभाव पड़ता है, वो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता रहता है। जो अच्छे एंगल से एनर्जी आती है, अच्छा प्रभाव। अब जैसे हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, आप लाइट आपने ऐसी क्यों लगाई है, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर लाइट पड़े और हम दिख पाए। उनको घुमा दीजिए, नहीं दिखेंगे, फिर तो क्या आपका शो उतना या उतना शूटिंग उतनी अच्छी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो हर चीज का अपना प्रभाव है, और हर चीज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम लोग वी आर लाइक एन स्पॉन्ज, वी आर एब्जॉर्विंग एवरी मोमेंट समथिंग, हर समय कुछ ना कुछ हम एब्जॉर्व कर रहे हैं। सो अगर गुरुजी मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, जैसे आपने बोला कि हम लोग सब पंच तत्व से बने हैं, जो कि एक एनर्जी है। चंद्रमा जैसे पंच तत्वों में से पानी के तत्व को ज़्यादा खींचता है, तो हाई टाइड्स आती हैं। इसी तरह सारे ग्रह पंच तत्वों को अपनी तरफ एनर्जी को आकर्षित करते हैं, क्योंकि हम भी उसी एनर्जी से बने हैं। तो जब वो हमारी एनर्जीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है या उसको रिपेल करता है, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे या स्वभाव पे पड़ता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रहों की दशा है वो देखी जाती है कि आपके
जो ग्रह या आपकी जो एनर्जी है उसका इस टाइम पे क्या बना है कि वो आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा फ्यूचर में आपकी बॉडी के साथ ऐसा होगा। मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और बॉडी के साथ नहीं, देखो ये ना बहुत सारी कलेक्टिव चीजें बहुत, देखिए आपकी बॉडी किस बेसिस पे काम करती है? आपकी बॉडी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे काम कर रही होती है, डेटा डेटा पे काम कर रही होती है। वो डेटा कौन प्रोसेस कर रहा है? अगर मैं आप सोचूं, हम बात करते हैं कि वेयर इज माइंड, ज्यादातर लोग बताते हैं दिस इज माइंड, दिस इज नॉट माइंड, दिस इज ब्रेन। जो डेटा सेंटर है ना वो माइंड है, जो हमारे चारों तरफ है। डेटा तो हमारे चारों तरफ, आपके चारों तरफ, हम सबके चारों तरफ डेटा मूव कर रहा है। मेरे पास एक्सेस है अपने कुछ डेटा का, ब्रेन के पास, वो डेटा वहां से एक्सेस करता रहता है और बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि अब बॉडी ने ये वाले एक्शन करने, अब ये वाले करने, अब ये वाले करने, ये वाले करने। ठीक है, इस तरीके से हमारा बॉडी काम कर रही होती है। और वो डेटा कहाँ पर होता है? ज्यादातर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड की चीजें, वो जो डेटा है वो किससे इफेक्ट ले रहा होता है? वो हर चीज का जो भी इफेक्ट, चाहे हमारे बॉडी पे आ रहा है या हमारे माइंड पे आ रहा है, चाहे हमारे प्रोसेसेस में आ रहा है, वो कुछ ना कुछ डेटा के साथ वो चीजों को मैच करता रहता है। उसके अकॉर्डिंग वो विज्ञान, अब देखो विज्ञान की बात आ गई, वो विज्ञान बनाया गया, वो शास्त्र बनाया गया, वो कैलकुलेशंस बनाई गई कि ऐसे ऐसे होने पर कि अब ये जो जैसे मान लो सन है, ये लाइट सन है, इसकी रोशनी मेरे पास ऐसे आ रही है सीधी, तो ये अच्छी होगी इफेक्ट या बुरी होगी? अपने एक्सपीरियंस में करके मैंने नोट कर दिया कि जब ये इतने एंगल पे होगी तो इसका इफेक्ट मेरे पर ये पड़ेगा, जब इसका इफेक्ट मेरे पे ये पड़ेगा तो ज्यादातर लोगों पर भी ऐसा ही इफेक्ट पड़ेगा। वो डेवलप कर दिया। मैंने क्या बताया साइंस की परिभाषा, कि हम एक ही काम को बार बार को एजम्पशन और एक्सेप्शन के साथ करेंगे, सेम काइंड ऑफ रिजल्ट मिलेंगे, सेम काइंड, एग्जैक्ट नहीं, सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे ही हमारे शास्त्र भी है, वो ज्योतिष भी ऐसे ही कहता है कि ये ग्रहों की स्थिति है, व्यक्ति अगर इस स्थिति में है तो उसके पास सेम काइंड ऑफ संभावनाएं, सेम काइंड ऑफ रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अब मुझे चाहिए ये पूछना है कि जब हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हैं तो यूजुअली ज्योतिष आपसे आपके डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, आपका समय मांगते हैं, और आपका जो स्थान है वो मांगते हैं। अब अगर प्लैनेट का अफेक्ट एक पूरे प्लैनेट पे पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल एक प्लैनेट जैसे राहु का जो दशा है वो पूरे प्लैनेट अर्थ पे पड़ रहा है, अगर हम प्लैनेट लें तो इसमें हमारा स्थान क्यों मैटर करता है, या हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्यों मैटर करती है? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जब आजकल पढ़ते हैं कि संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के अगर हम उसको हिंदी में पढ़ें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सारे के सारे हमारे प्लैनेट हैं। बट ये नाम ऐसे ही क्यों दिया गया? अगर मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि संडे से मैच करता हूँ, रवि से, सूर्य से ग्रहों की जो दूरी है, अगर मैं उसको सीक्वेंस लूँ तो भी ये मंडे ट्यूसडे नहीं बैठता है। और यही अगर मैं उनका साइज लूँ कि कितना साइज है प्लेनेट का, अगर उसके हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लूँ तब भी ये संडे मंडे ट्यूसडे ऐसा नहीं आता। तो ये संडे मंडे ट्यूसडे ये बना कैसे? क्या अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोप दिया और हमने मान लिया कि संडे मंडे ट्यूसडे होता है, कि जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजें थोपी हैं और थोपते ही रहते हैं वो? नहीं 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 नहीं, देखिए ये ना बड़ी गर्व करने की बात है, ये आपका सनातन धर्म है जिसने ये सब बनाया है, ये हमारा सनातन धर्म है जिसने सब बनाया है। मैं जब भी बात करता हूँ सनातन धर्म की तो सबसे क्या ना, ज़्यादातर आजकल के बच्चे या जैसे आपने कहा युवा पीढ़ी, वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक मांगती है। मैं कहता हूँ सनातन धर्म एक इतना गहरा विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है, जिसे आज पूरा विश्व मानता है कि क्यों सोमवार के बाद मंगलवार है। देखिए सोमवार या मंगलवार, संडे या मंडे, ये ना, ये किसी भी उस चीज को नाम हमने दे दिया। जैसे आपका नाम दीपांशु, मेरा नाम विवेक, ये हमारे नाम है। नाम मतलब नाम से हमने एक इमेज क्रिएट कर ली, किसकी? आपकी, मेरी, तो नाम है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा गहरा विज्ञान क्या है कि जी, अब मैं तो नहीं मानता आज सोमवार है, मैं तो मानता जी आज तो शुक्रवार है, और मेरा शुक्र के बाद शनि नहीं आएगा, मेरा तो शुक्र के बाद मंगलवार आएगा। मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता। पर क्यों नहीं कहता? क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसने उसको इतने अच्छे तरीके से आधारित किया है, और वो आधार इतना गहरा है कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता। अब देखिए वो क्या आधार है। हमारे सनातन धर्म में, संस्कृत में दिन और रात है ना,
यही तो होता है, दिन होती है रात होता है, रात होता है दिन होती है, यही तो चल रहा है। और क्यों होते हैं दिन और रात? अब ये पृथ्वी घूम रही है अपनी दूरी पर, सूर्य अपनी जगह टिका हुआ है, तो हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर छिपता हुआ दिखता है। तो जब सूर्य सामने आता है तो उजाला हो जाता है बहुत तेज, सूर्य हट जाता है पीछे की तरफ चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो इसी दिन और रात को हमारे शास्त्र में कहा गया संस्कृत में अहोरात्र। अहोरात्र, अच्छा पूरी रात। संस्कृत का हाँ, अहोरात्र, अहो मतलब दिन, रात मतलब रात। रात, ओके, दिन तो रात। संस्कृत का शब्द है, आप समझो नाम है एक, भाई हर चीज का एक नाम है ना, तो हमने संस्कृत में उसे नाम दिया अहोरात्र। अहोरात्र। अहो मतलब दिन, रात्र मतलब रात। ठीक। फिर हमारे ऋषि मुनियों ने उसको 24 बराबर भागों में बांट दिया। 24 से क्यों? हाँ, यस, नाइस क्वेश्चन। उस पर भी आपको बताता हूँ, लेकिन 24 बराबर भागों में बांट दिया। 24 ही क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने उसको पहले ऑब्जर्व किया कि ये क्या होता है। क्या उन्होंने देखा कि सूर्य की रोशनी जब हमारे, कैसे देख सकता था? देखो रात को तो बहुत ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता था उस समय में, है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की पावर इतनी हाई थी कि वो आंख बंद करके कहीं भी पहुंच जाया करते थे। ठीक है, तभी उन्होंने बता दिया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, मंगल की दूरी कितनी है, बिना नापे, बिना गए, बिना हनुमान कुछ करे। चालीसा में। हनुमान चालीसा में आपने उसको पढ़ रखा हाँ, है। जब हमारे पुराने जो ऋषि मुनि ये कर सकते थे, आज हम नहीं कर सकते हैं, कि वो आंख बंद करके कुछ भी जान लिया करते थे। उन्होंने क्या करा, लेकिन दिन में ज्यादा ऑब्जर्वेशन की चीजों की। क्या? सबसे पहले तो देखा कि सूर्य एक तरफ चलता हुआ जाता है, एक तरफ छुप जाता है। तो उन्होंने समय की गणना करने के लिए क्या करा, समय गणना, जैसे आप आजकल आप जो सूर्य घड़ी देखते हैं, वैसी घड़ी को उन्होंने त्याग करा। देखा, फिर देखा उन्होंने कि हर थोड़ी देर में, हर एक एक समय के बाद, जिसे उन्होंने हौरा, अब जो 24 भागों में बांटा उसको उन्होंने नाम दिया हौरा। वो भी नाम है। अहोरात्र में से आ हटा दिया और त्र हटा दिया, क्या बचा बीच में? होरा। हौरा। तो उन्होंने कहा 24 हौरा हैं ये। यही हौरा जर्मनी फ्रांस में जाके ह्यूर बन गया। यही ह्यूर अंग्रेजों के पास जाके आवर बन गया, जिसे आज, क्योंकि आप अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग, इसलिए हम आवर में बात करते हैं, आवर मिनट में, हम हौरा में बात करते नहीं। तो उन्होंने देखा कि हर हौरा के बाद, हर एक हौरा के बाद कुछ ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है हमारे ऊपर, चाहे वो उसकी गर्मी हो, चाहे वो उसकी ठंडक हो। उसकी ऊर्जा हो, चाहे उसकी क्वालिटी ऑफ एनर्जी हो। ओके। उन सब का कुछ बदलाव उन्होंने महसूस किया। उन्होंने देखा कि अच्छा, अगर ये सूरज तो एक लिमिट तक रहता है, ज्यादा 12 घंटे, हमारे पास सूरज कितनी देर रहेगा? ज्यादा 12 घंटे। 12 घंटे। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं, 12 घंटे अगर ऐसे, तो 12 घंटे उस तरफ भी कुछ ना कुछ ऐसे ही। आज बहुत रिसर्च के बाद इन्होंने डेवलप की चीजें, ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके और कह दिया कि जी ये तो ज्योतिष है। बेसिकली हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज साइंटिफिकली बिल्कुल, ही प्रूवन की है, इसीलिए लेकिन हाँ जी, लोगों को लगता है कि नहीं, अंधविश्वास है। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूं आपको। फिर उन्होंने देखा कि जब ये फर्क पड़ रहा है, हर एक फर्क किसी ग्रह के साथ कनेक्ट कर रहा है। हर एक होरा को किसी ग्रह के साथ लग रहा है कि जैसे शनि का स्वभाव है, शनि के ग्रह का जो स्वभाव उन्होंने समझा कि भाई शनि ग्रह का स्वभाव बड़ा धीमा, और कुछ चीजें बहुत धीमा चलता है, सबसे धीरे चलता है। शनि ग्रह के पास चीजें बहुत ज्यादा छल्ले बहुत हैं, तो चीजें अटकती बहुत ज्यादा हैं। तो उन्होंने इस किस्म के प्रभाव नोटिस करने शुरू किए हर एक के साथ। तो देखा, उन्होंने हर ग्रह के साथ उसको कनेक्ट करना शुरू करा। उसके बाद जब उन्होंने इस चीज को जाना कि जो ग्रह जितना धीरे चल रहा है उसकी होरा पहले आ रही है। ओके। तो शनि सबसे धीरे चलता है, शनि की होरा पहले आ गई। उससे थोड़ा तेज गुरु चलते हैं, गुरु की होरा उसके बाद आई। उससे थोड़ा तेज मंगल चलते हैं, मंगल की होरा उनके बाद आई। उससे थोड़ा तेज शुक्र चलता है, शुक्र की होरा उसके बाद आई। ऐसे करते करते सबसे तेज चंद्रमा चलता है, तो सबसे बाद की होरा चंद्रमा को दी। कितनी होरा हो गई? 7। 7। हमारे कितने दिन है? 7। 7। अब उन्होंने देखा कि भाई सूर्योदय के समय जब सनराइज करता है, किसकी होरा आ रही है? आप समझ रहे हो कैसा इफेक्ट आ रहा है? तो उन्होंने देखा, अच्छा आज शनि की होरा आ रही है, शनि जैसा इफेक्ट आ रहा है, तो शनि की होरा अगर सूर्योदय के समय में है तो उसका दिन का नाम दे दिया शनिवार। अगले दिन देखा कि तो सूर्य की होरा का इफेक्ट आ रहा है, तो उसका नाम दे दिया रविवार, सूर्यवार, या उसको संडे कह रहे हैं, रविवार कहते हैं। अच्छा, इफेक्ट क्योंकि अगले दिन सूर्योदय के समय में सूर्य जैसा इफेक्ट था, इसलिए दिया है रविवार उसको नाम। अगर मंगल का इफेक्ट होता तो शनि की जगह मंगल आ जाता। यस, इसीलिए शनि के बाद सूर्य आया है। सब। और फिर देखा अगले दिन चंद्रमा जैसा इफेक्ट है। फिर सूर्योदय के टाइम पे जिस ग्रह के जैसा होरा का इफेक्ट उन्हें मिला, उस हिसाब से उन्होंने 7 नाम दिए। तो बेसिकली ये सीक्वेंस है
अफेक्ट यानी होरा का जो जी, अफेक्ट है जी, आपके स्वभाव पे या प्लेनेट पे, प्लेनेट पे नहीं, उस ऊर्जा का उस इफेक्ट है ऊर्जा हमारे का पास अफेक्ट कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस प्लेनेटरी काइंड ऑफ ऊर्जा हमारे आसपास इफेक्ट कर रही है। कर रही है। उसी हिसाब से 7 उन्होंने होरा बना दी, और वो 7 होरा उसी इस तरीके चलती हैं, उनकी स्पीड से उसी तरीके से होरा चलती है कि शनि की होरा आएगी, गुरु की आएगी, मंगल की आएगी, शुक्र की आएगी, करते करते चंद्रमा की आएगी, फिर शनि की आएगी। तो 7-7 होराओं में पूरा का पूरा 24 होरा को बांट दिया। ठीक है। और जब अगला दिन सूर्योदय आएगा तो वो होरा, अब क्योंकि हमको तो संडे मंडे ट्यूसडे पता है, और हम आज से नहीं बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही है। लेकिन सच्चाई क्या है, वो होरा ही वो कैलकुलेशन इस जबरदस्त है कि अगले दिन होरा में, सूर्योदय में होरा ही, कल मंगलवार है तो मंगल की ही होरा होगी, इसलिए मंगलवार है। और पूरे वर्ल्ड में वो जो सन की एनर्जी वो जो हो रहा है ना, पूरे वर्ल्ड में वही मंगल की होरा का ही इफेक्ट आ रहा होगा। इसलिए यहाँ मंगल है तो कहीं ट्यूसडे होगा, कहीं कुछ और नाम होगा, नाम अलग हो सकते हैं पर इफेक्ट उसी होरा तरीके का से। जो इफेक्ट है वो हाँ बिल्कुल सेम है। हाँ जी, इसीलिए, और ये फिक्स हो गया अब, ये इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन है, फिक्स हो गई कि शनि के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये ऐसे ही घूमता रहेगा हर 7 दिन, इसीलिए वो 7 दिन बनाते हैं। सो गुरु जी, जैसे आपने बोला कि सुबह सुबह जब सन के साथ जिस प्लैनेट का होरा आ रहा है वो दिन का नाम दिया, तो क्या इससे कुछ लेट भी होता है कि हम जो सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से बोलते हैं कि भगवान सूर्य को आपको जल चढ़ाना चाहिए, सो क्या इसका कुछ रिलेशन उस चीज से भी है जो हम क्रिया करते हैं? नहीं, उससे उतना नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाने का सूर्य के जो हमारे दिन के साथ कोई खास संबंध नहीं है। सूर्य पर जल चढ़ाने का सीधा संबंध सूर्य से आने वाली ऊर्जा का है। सुबह सुबह सूर्य से हमें अल्ट्रावायलेट और वायलेट रेजेस मिलती हैं, जो हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी होती हैं। देखिए, ये अब आज साइंस इसको ज्यादा अच्छे से इसलिए समझ सकता है कि जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा होता है और बहुत कमजोर है, मुझे तो पता है, मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे, बहुत कमजोर है, तो उसे हम क्या करते हैं, यूवी ट्रे के अंदर रख देते हैं जॉन्डिस से बचाने के लिए, जिसको बिलीरुबिन काउंट कहते हैं। जी, तो वो यूवी रेजेस उसको देते हैं जिससे कि बच्चे के अंदर एनर्जी डेवलप हो जाए। तो इसीलिए कहा भाई सुबह सुबह उठो, सूर्य के पास जाओ, सूर्य से यूवी रेज ले लो। अच्छा, वो यूवी रेज जब जल चढ़ाते हो, पानी से छन के और आती है आपके पास, और प्यूरिफाई होके वो फोटोन एनर्जी बन के आपके पास, पानी में जब यूवी रेज पड़ती है वो फोटोन एनर्जी में कन्वर्ट होके आपके ऊपर पड़ती है, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो और हाई हो जाता है। ओके। अल्टीमेटली इस संसार में कोई भी चीज है जो आपको दिख रही है, वो सन की एनर्जी की वजह से ही बनी हुई दिखती है। सन की एनर्जी है इसलिए सब चीज बनती है। सन का काम है क्वांटिटेटिव, वो चीजें बनाता है, उसकी एनर्जी चीजें बनाती है। मून का काम है क्वालिटेटिव, मून उसके अंदर उस किस्म की क्वालिटी डालता है जिस किस्म की वो चीज है। जैसे आम है, आम को पैदा करना सन का काम है। सनलाइट नहीं होगी तो आम पैदा ही नहीं होगा, लेकिन उस आम में मिठास डालना चंद्रमा का काम है। अच्छा। हाँ, चंद्रमा की रोशनी से नहीं मिलेगी तो आम में मिठास नहीं आएगी। ओके, इसलिए सीजन, हाँ जी, इसलिए सीजन होता है फलों का। सीजन इसलिए नहीं होता है, फलों का सीजन होता है वो क्योंकि उस मौसम में फल पैदा होते हैं, उस मौसम में फल ज्यादा पैदा होते हैं, इसलिए फलों का सीजन होता है। लेकिन जो हमारे सीजन है उसके पीछे अलग कारण है। जो हमारे सीजन बने, जो हमारे जिन्हें मौसम कहें, जो हमारे बने हैं, ऋतु बनी हुई है, वो ऋतुओं बनने का जो कारण है कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री नॉर्थ से। हाँ, अच्छा, ओके। पृथ्वी जो है टिल्टेड है, नॉर्थ से ऊपर से थोड़ी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री नीचे झुकी हुई है। बट मतलब कैसे, मतलब आप, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, मतलब पृथ्वी गोल है, थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है, बेसिकली इलेप्टिकल। भाई देखो, नहीं इलेप्टिकल नहीं है, हमारे पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। करेक्ट। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ से पृथ्वी थोड़ी टिल्टेड है, ऐसे जैसे मान लो अगर ये पृथ्वी है तो ऐसे टिल्टेड है, कितनी 23.5 डिग्री टिल्टेड है। पृथ्वी अपने उस पर घूमती रही दूरी पर, सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। वो सूरज के चारों तरफ घूमते हुए जो टिल्टेड एरिया है वो कहीं ज्यादा नजदीक आ जाता है, कहीं दूर हो जाता है। जब वो नजदीक होता है तो सूरज की गर्मी कम पड़ती है, जब वो दूर हो सॉरी नजदीक होता है तो सूरज की गर्मी ज्यादा पड़ती है, जब वो थोड़ा दूर हो जाता है तो सूरज की गर्मी कम हो जाती है। जब सूर्य उगता है सुबह, तब सूर्य हमसे थोड़ा सा दूर होता है, जब छुपता है तो सूर्य हमसे पास होता है। इसलिए सूर्य जब दूर होता है तो उसकी रोशनी यूवी और वायलेट रेजेस हमको देती है, और वो हमारे लिए फायदेमंद है। और जब सूर्य छुपता है इसलिए रेड और इंफ्रारेड रेज देता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। ओके। इसलिए पहले के समय में कहा जाता था कि गोधूली, गोधूली मतलब वो किस लिए पड़ा कि भाई सूर्य छुपने से पहले फटाफट अपने सारे जानवर घर के अंदर ले आओ और घर में घुस जाओ। तो क्या होता था, जानवर आते थे, धूल उड़ती थी कि भाई गोधूली की बेला आ गई, गोधूली की बेला पे घर के अंदर आ जाओ।
क्यों आ जाओ? कि जो सूरज से रेड और इंफ्रारेड रेज आ रही है ना, वो आपके शरीर पे ना पड़े और आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो जो सूरज है, वो जो सुबह का आप बात कर रहे हो, सुबह इसीलिए हम जल देने जाते हैं। शाम को अब आजकल तो फैशन हो गया, क्या फैशन हो गया? सनसेट देखने जा रहे हैं, जबकि वो सबसे खराब चीज है। नहीं, लोग तो अगर देखें, हम लोग घूमने जाते हैं हिल्स वगैरह पे, हाँ जी, तो लोगों ने नाम रखा हुआ सनसेट हाँ पॉइंट। जी। अब तो वो अगर ठीक वो है। अगर वो इतना नुकसानदायक है तो लोग फिर जाते क्यों हैं? अब आप, शराब भी तो नुकसानदायक है, लोग पीते क्यों हैं? सिगरेट भी तो तो नुकसानदायक है। बेसिकली ये तो अज्ञानता हो गई ना फिर हाँ, तो अगर। अज्ञानता है ही चारों तरफ। और है क्या? अज्ञानता है ही ना, हाँ, तो इसके अलावा और है नहीं कुछ। इसलिए लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और हाँ जी, संध्या से पहले पहले। हाँ जी, हाँ जी। सांझ होने से पहले अपने घर के अंदर चले जाओ। उसका कारण ही यही था। क्यों कहा था भाई संध्या वंदन करो घर जाके? किसी भी चीज को ना एक भगवान के साथ जोड़कर एक कह सकते हैं कि भाई हमने एक रिचुअल क्रिएट कर लिया, या कह लो जी हमने एक बहाना बना लिया कि भाई हम इस चीज से बच सके। क्या? कि भाई शाम को संध्या वंदन करना है घर जाके, तो इसलिए सूरज छुपने से पहले घर पहुंच गए। सूरज छुपने से, अच्छा, सूरज छुपने से पहले पहुंच गए। देखो, आप सन रे से बच नहीं सकते। यहाँ सनलाइट नहीं आ रही अंदर हमारे, लेकिन सन रे फिर भी आ रही है। सनरे आ रही है, ठीक बिल्कुल। है, लेकिन आप अपने आप को फिर भी जब ढक लेते हो तो फिर भी काफी हद तक बचा सकते हो। एक तो Affect- आप पूरा एक्सपोज कर हाँ। रखा है आपने। डॉक्टर बोलते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। इट इज तो समथिंग लाइक दिस। आप अपने अपने घर में गए, जाके बैठ के आपने दिया बत्ती जलाना गया, संध्या का काम हो, टाइम हो गया, दिया बत्ती जलाना शुरू कर दिया और पूजा पाठ शुरू कर दी। वो इसलिए कि भाई टाइम से घर आ जाओ और टाइम से आप क्या कहते हैं अपना उस रोशनी के इफेक्ट से बच सको, उस ऊर्जा से बच सको। और संध्या का मतलब पता क्या होता है? संध्या का मतलब होता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इन लाइट। संध्या काल, तो संध्या जो शब्द आया उसका ट्रांजिशन से मतलब था क्या? दिन के उजाले से रात का आना। देखो, सूरज उगने से पहले भी एक रोशनी होती है ना, जो जिसको हम हिंदी में गांव में पांव फटना कहते थे, जिसे हम कहते हैं सूर्य का आलोक। आलोक पहले आ जाता है, सूर्य नहीं आता लेकिन फिर भी रोशनी लाइट आ जाती है उसकी। लाइट उसकी पहले आ जाती है। और सूर्य छुपने के बाद भी रोशनी रहती है। ऐसा है। हाँ, तो वो जो सूर्य छुपने के बाद रोशनी रहती है वो ज्यादा खतरनाक है आपके शरीर के लिए। और सूर्य उगने से पहले की रोशनी वो सबसे ज्यादा अच्छी है आपके लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपको अल्ट्रा वायलेट रेज दे रही है, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड। शाम को वो आपको इंफ्रारेड रेज दे रही है। आपके लिए कौन सी ज्यादा बेटर है? हाँ, ऑब्वियसली आप तो अल्ट्रावायलेट। विज्ञान की बात कर रहे हो ना, तो विज्ञान बताए कौन सी ज्यादा बेटर है। सुबह सुबह वाली नहीं। और एक चीज और है, जैसे कि अब बोला जाता है कि सूर्य से हम तक रोशनी आने में 8 मिनट का समय लगता है। तो अगर सूरज छुप भी गया है तो वो 8 मिनट तक हमें दिखेगा कि रोशनी है। उसके अलावा भी वो रोशनी 8 मिनट की नहीं होती है। सूर्य जैसे आज के टाइम में मैं जहां तक समझता हूँ शायद करीबन 5:25 पे सूर्य उग रहा है, आपका 5 बजे पूरा अच्छा उजाला हो जाता है। तो 8 मिनट तो नहीं है ना, ये तो 25 मिनट हो गए। और सूर्य छुप जाता है कोई लगभग 7:20 के आसपास छुप रहा है आजकल, तो छुपने के बाद भी लगभग आधे घंटे 25 मिनट तक वो रोशनी रहती है। भाई जो सनराइज सनसेट टाइम है वो ये है कि वो सूरज दिखा कब, कब दिखना शुरू हुआ और छुपना कब, दिखना कब बंद हो गया, वो सनराइज और सनसेट टाइम है। लेकिन उनके उसके उगने से दिखने से पहले रोशनी होती है, उसके छुपने के बाद भी रोशनी होती है। और दोनों रोशनियों का हमारे जीवन पर प्रभाव है, एक का बहुत पॉजिटिव है और एक का बहुत नेगेटिव। नेगेटिव है। ओके। इसीलिए सुबह सुबह का विधान है कि सुबह जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। सुबह सुबह पहले तो बहुत विधान था कि सुबह 4 बजे से लेके और 8 बजे तक सूर्य की रोशनी सबसे अच्छी आपको ऊर्जा देती है। मतलब 4 बजे सबसे ज्यादा अच्छी होती है और घटते 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 8 बजे तक आपको अच्छी रोशनी ऊर्जा देती रहती है। पहले के समय में लोग सुबह सुबह जंगल जाया करते, जंगल पानी किया, मतलब अपने फ्रेश हुए और सीधा नदी पे चले गए। नदी पे जाके सूर्य को अर्घ देते थे। पहली बात, वो जो सूर्य की रोशनी नदी में पड़ रही है वो पानी आपको बहुत ज्यादा प्योरीफाइड ताकत दे रहा है। सूर्य को आप जब अर्घ दे रहे हैं तो सूरज की रोशनी को अर्घ से आपके ऊपर गिर रही है, वो आपको ताकत दे रही है। और उसका पूरा विधान ही इसलिए था कि आप सुबह सुबह ही सूरज से उतनी ताकत ले लें कि आपके अंदर शरीर में ताकत की कमी होए ना। यार आप आज के टाइम में कितनी बीमारियां आपके पास आ गई, कितनी बीमारियों के आपने नाम ले लिए। पहले तो इतनी बीमारी नहीं थी, पहले इतनी बीमारी नाम ही नहीं थे। बीमारियां पहले भी थी, पहले भी। देखो, साइंस ये कहती है, बायोलॉजी ये कहती है कि आपके शरीर में इतने वायरस हैं। अब मैंने कहीं पढ़ा था 5 ट्रिलियन, पता नहीं ऐसे कुछ वायरस तो ढूंढ लिए उन्होंने
जो आपके आसपास हैं और आपके बॉडी के अंदर भी हैं, पर आप बीमार क्यों नहीं पड़ते हो? क्योंकि आपकी बॉडी का जो अंदर इम्यून सिस्टम है ना, उसको रोक के रखता है। क्यों हमें सर्दी होने पे जुकाम होता है? क्यों हम भीग जाते हैं या सर्दी गर्मी होने पे जुकाम होता है? वैसे क्यों नहीं होता? वायरस पड़ा हुआ है अंदर, जुकाम का वायरस अंदर ही पड़ा हुआ है, और लाइफ टाइम पैदा होने से मरते दम तक हमारे साथ ही रहेगा वायरस का। हम लोगों की जितनी आबादी है ना, उससे कई लाख करोड़ गुना ज्यादा उनकी आबादी है। हम अपने आप को समझते हैं ना बड़े धुरंधर है, वो हमसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हमारे अंदर। एक छोटे से कोरोना ने बता दिया ना इंसान को कि इंसान की कोई कीमत नहीं है, कड़ाक से निपटा सकता है वो। जो एक बार एक्टिवेट हो गया तो वो छोड़ेगा नहीं। वायरस की इतनी ताकत है, तो आपकी ताकत क्या है? आपने वैक्सीन तो बना लिया, वैक्सीन से ना जाने कितने लोग मर गए। ये तो ठीक सच है, है। तो आप कोशिश कर सकते हो, पर जो उसकी वायरस की अपनी ताकत है ना, जैसी मौसम, जैसी उसको उसका अपना मौसम मिलेगा, अपना जैसी एनवायरनमेंट उसको अपना मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, खाद पानी मिलेगा मिलेगा, वो बड़ा हो जाएगा क्लस्टर और वो आपके बनाएगा अंदर और पैदा हो जाएगा। बिल्कुल इसीलिए ऐसा वो ही है। कहता है जो रात की जो रेड और इंफ्रारेड है ना, वो उन बीमारियों को बढ़ाने का ज्यादा सपोर्ट, मतलब उस वायरस को ज्यादा पैदा करने का काम करती है। और जो सुबह की रोशनी है वो उन वायरस को मारने का ज्यादा काम काम करती है, वो आपकी शक्ति को बढ़ाने का काम ज्यादा करती है। ये पूरा इसीलिए साइंस है। इसीलिए बोलते हैं कि जॉन्डिस के टाइम पे जब अगर बच्चे को सुबह सुबह की मीठी धूप दिलाओ ताकि उसका जो बिलीरुबिन लेवल है वो कम हो, क्योंकि मैं रिसेंटली एक फादर बना हूं, तो हाँ जी, सेम हमारी दादी नानी ने भी सेम ही चीज आप फादर बोली। बने हो। मेरी बिटिया जब पैदा हुई थी 1998 में, वो मात्र 1 किलो 400 ग्राम की पैदा हुई थी। 1 किलो 400 ग्राम। हाँ जी, पैदा होते ही उसने अपना 300 ग्राम वजन लूज कर दिया। ओ shit। वो 11 दिन इंक्यूबेटर में रही है, 11 दिन। 11 दिन इंक्यूबेटर होते हैं इंक्यूबेटर। अच्छा, तब तो खैर 98 की बात कर रहा हूँ, तब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो हमारे लिए तो इंक्यूबेटर था भाई, वो रखा हुआ था 11 दिन। अब पता लगता है वो 11 दिन क्यों रखा था उसने। 11 दिन रखने का कारण था वो जो यूवी रेज थी ना, उसने उसको जिंदा किया। आप मिले भी हो उससे, आप देख रहे हो कितनी बड़ी हो गई वो। उससे वो इतनी सीधी एकदम चूहे जैसी। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो उठाने में कितना डर लगता होगा। अरे डर जो एयरलाइन थी एयर इंडिया की 171, वो क्रैश हुई अहमदाबाद में। पहले वो दिल्ली से अहमदाबाद आई और अहमदाबाद से जब लंदन के लिए गई वो 680 फीट तक गई और फिर क्रैश हो गई। अब मुझे ये पूछना है कि जो उस पे पैसेंजर्स थे उनका क्या सबका जैसे बोलते हैं हम फाइनल डेस्टिनेशन मूवी है, क्या उन सबका फाइनल डेस्टिनेशन था वो? और जो उसमें मिस्टर विश्वास थे जो कि क्लोन सर्वाइवर था बंदा, ही इज़ बोर्न इन 85, क्या उसके ग्रहों की दशा बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि वो अकेला बच गया, या फिर जस्ट बिकॉज दूसरे पैसेंजर्स के दशा बहुत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए वो मर गए? क्या मतलब ये एस्ट्रोलॉजी का इस चीज़ से क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ पे? कैसे वो ग्रहों की दशा उनको बचा रही है या उन सबको मार रही है? क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? एक मेजर मैक्रो लेवल पे, प्लैनेट लेवल पे, देन स्टेट लेवल पे, देन एक मटेरियल के अंदर जो कि प्लेन के अंदर बैठे हैं उसके पे, और फिर एक बंदे के ऊपर। ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक एस्ट्रोलॉजी के इफेक्ट का? आपका जो प्रश्न है बड़ा गहरा है, मतलब इसका ना उत्तर कई भाग में मुझे देना पड़ेगा। सबसे पहले तो चीज समझनी पड़ेगी कि मृत्यु क्या होती है, मृत्यु कैसे आती है। शास्त्र के हिसाब से मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस शरीर से निकले दूसरे में चले गए, ये हो गया। मैं बहुत नटशेल में बता रहा हूँ। फिर जब हम ज्योतिष में देखते हैं कि एक ये जो प्रक्रिया है कि भाई ठीक है शरीर छोड़ना है, तो इस प्रक्रिया के 5 बार योग बनते हैं ज्योतिष में, जिसमें हम 4 अकाल मृत्यु को योग समझते हैं और 1 पूर्ण मृत्यु का योग होता है। अब जब हम बात करते हैं, देखो अब 2 चीजें इसके अंदर, एक इंडिविजुअलिस्टिक है, मेरी या आपकी हो सकती है या किसी की हो सकती है। एक मैक्रो लेवल पे है कि इकट्ठे बहुत सारे लोग, जैसे आप तो बात करो ड्रीम लाइनर में बैठे हुए लोगों की, जो 600 जिसमें 200 कुछ लोग बैठे, 270 लोग बैठे हुए थे। वो बेचारे डॉक्टर्स, जिस बिल्डिंग पे वो गिरा, वो पढ़े लिखे इंजीनियर, जो लोग वहां पे बैठे हुए थे, जो खाना खा रहे थे, जो इतने लोग थे, उनके लिए आप सोचो, उनको तो जिंदगी में कोई सोचा नहीं होगा कोई जहाज उनके ऊपर आ गिर जाएगा। जो आप फाइनल डेस्टिनेशन की बात कर रहे हो, मूवी में ये तो था 5 के अंदर कि जी कुछ नहीं है, वो आदमी लास्ट सीन है, वो लास्ट आदमी है, वो बैठा हुआ, बस उसने शराब का गिलास उठाया, ऊपर से एक जहाज का इंजन उसके ऊपर गिर गया। हाँ, यस यस सही है। तो कुछ चीजें ऐसी देखो, मैं ना बड़ा अचंभित होता हूँ कि बहुत सारे जैसे मेरे साथ जैसे लोग काम करने वाले हैं, जो ज्योतिष शास्त्री हैं, जो ज्ञानी हैं, जो तंत्र का ज्ञान रखते हैं, किसी भी प्रकार का ज्ञान रखते हैं,
मेरा अपना मानना है, ईश्वर की सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं हो सकती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कभी टाइम नहीं कर सकते, जो आप कभी मार्क नहीं कर सकते। अगले पल क्या हो जाएगा, मैं इसलिए लोगों से कहता हूं भाई पल पल की जिंदगी जियो। आज हो ना, अभी बैठे हो, अभी जी लो, अभी की बात करो। पीछे क्या चला गया छोड़ दो, आगे क्या होने वाला उसको छोड़ दो। अभी देखो अभी क्या कर रहे हो, इस समय में जी लो। उसका कारण है कि भाई अगले पल का पता नहीं। आपने प्रश्न किया कि इसमें ज्योतिषीय या ग्रहों का इफेक्ट किस तरीके से आता है। देखिए, कई बार क्या होता है, आपने कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता ऐसा है। है ना। हो सकता है जहाज में चंद लोगों की स्थिति ऐसी हो कि जिनमें भाई अकाल मृत्यु का वो योग, वो टाइम बन रहा हो उस समय, और उनके साथ और कई सारे लोग चले गए। ये भी हो सकता है कि वो जहाज नहीं, वो नीचे बैठे हुए डॉक्टरों की अकाल मृत्यु की योग बन रहे थे। कितने सारे पढ़े लिखे डॉक्टर थे वहां जो मरे साथ में, कि उनके अकाल मृत्यु के योग बन रहे थे और जहाज ही गिर गया उनके ऊपर, उस चक्कर में वो लोग भी मर गए। और ये भी हो सकता है कि सबके कलेक्टिवली ही अकाल मृत्यु के योग बने हुए थे। अगर इनमें सबके जितने लोग मरे हैं उन सबके अगर हम डिटेल्स कलेक्ट करेंगे तो ज्यादातर लोगों के आपको अकाल मृत्यु के योग मिलेंगे। ऐसा हमने कई बार किया है। जैसे कई बार क्या होता है जी, बस जैसे पीछे क्या था, एक बस खाई में गिर गई, बस में 125 लोग बैठे हुए हैं, सब मर गए। तो सारे के सारे एक साथ कैसे मर गए। तो उनमें देखा गया कि जी कम से कम 30 से 40 लोगों की अकाल मृत्यु के योग इकट्ठे बने हुए थे। आप इसको ऐसे मान सकते हो, मान लो इस कमरे में हम 6 लोग बैठे हुए, अब मुझे जुकाम हो गया बहुत तेज, आप में से कितने लोग बच पाएंगे। जुकाम तो इज नॉट अ बिग बीमारी ना, मतलब सब। नहीं नहीं, जुकाम से कितने लोग बच पाएंगे। ज्यादातर ये कहते हैं जी सबको हो घर में जाएगा, अगर एक को जुकाम हो गया तो सबको हो जाता है। तो सबको हो क्यों जाएगा। होता है, कंटेजियस है। हाँ ऐसा ही है, वायरस तो हाँ जी। फैलेगा। ऐसे ही ये अगर अकाल मृत्यु के लोग बैठे हुए हैं 50 या 40 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, तो दैट बिकम्स कंटेजियस। ओके। वो 10 मरेंगे, साथ में और लोगों को लेके मर जाएंगे। कहीं ना होता क्या है कि देखो, कुछ चीज बड़े तौर पे होती है, कुछ सूक्ष्म तौर पे भी किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो योग बन रहा होता है, बहुत सूक्ष्म लेवल पे, मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे बन रहा होता है, और वो पूरा इफेक्ट उनके ऊपर आ रहा होता है। और उस इफेक्ट को हम गणना कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन अगर सबकी डिटेल मिलेगी तो आप उसको गणना कर सकते हो कि कैसे उस। अब देखो, हम बात कर रहे हैं लोगों के मृत्यु के, जो लोग मर गए, पर जहाज वो भी तो मर गया, बिल्डिंग वो भी तो मर गई, इतने सारे वहां और भी जीव जंतु रहे होंगे, वो भी तो मर गए। क्या हमने उनको देखते हैं, नहीं देखते। सच्चाई ये है कि ये इतना बड़ा कलेक्टिव इफेक्ट है, इतना बड़ा कलेक्टिव इफेक्ट है कि आप उसको टाइम नहीं कर सकते। आप उसको, मेरे मेरे समझ में तो यह है कि कोई भी बड़ा बड़ा, लोग कह तो रहे हैं कि जी हमने कहा था कि देखो जी ये बड़ी घटनाएं होंगी, आगजनी, रोज हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो रही हैं, बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। अब ये है कि मैं कह दूं आज कि जी 3 दिन बाद जो है ना युद्ध छिड़ने वाला है बहुत बड़ा, और युद्ध के बहुत बड़े वो बने, भाई मेरे कहने से अगर कल को युद्ध छिड़ भी जाएगा तो ये थोड़ी मैंने कह दिया इसलिए ऐसा हो गया। संभावनाएं हैं, संभावना ही की जा सकती है, प्रोबेबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज पॉसिबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज ही हैं। लेकिन क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस बात से व्यथित हो जाता हूं, हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग अपने आप को ना ईश्वर की सत्ता समझ के सोचते हैं मैं ही भगवान हूं। क्या मेरे को लगता है जी मैं ही भगवान हूं बस, अब मुझे सब पता लग जाता है, मैं सब देख लेता हूं। और जो सबसे ना, सबसे व्यर्थ की और सबसे बुरी बात है, मुझे किसी ने कहा देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे चीज़ें खराब, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो गया, देश का नुकसान हो गया, संस्था का नुकसान हो गया, जीवन का नुकसान हो गया। मैं कह रहा हूं जो लोग जीवन की संभावनाएं थे उन लोगों का नुकसान हो गया, किसी के परिवार के बच्चे लोग उजड़ गए, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। यस। तो जीवन में इतनी सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं एक साथ हो गई, तो वो कलेक्टिव जो इफेक्ट है, वो ग्रहों की स्थिति, आज के टाइम में ग्रहों की स्थिति चल ही रही है ऐसी कि कुछ ना कुछ ऐसी मेजर कैलेमिटीज या मेजर इफेक्ट होना, वो आज के ग्रहों की स्थिति हमें दर्शाती है। पर आप कह रहे हो जो एक व्यक्ति बच गया, तो उस व्यक्ति की कुछ ना कुछ चमत्कारिक खास बात जरूर उसके पास रही होगी, इसलिए वो बच भी गया। तो वो क्या उसके पुराने कर्म हो सकते उसके, बिल्कुल उसके अपने कर्म भी हो सकते हैं,
उसकी अपनी सिचुएशन हो सकती है कि वो बैठा ही 11 है जो कि इमरजेंसी एग्जिट है। हम्म, उस इमरजेंसी एग्जिट पे ज्यादातर बड़ा आसान होता है, खोला धक्का देकर निकल जाना। हम्म, फिर इतने ब्लास्ट के बाद भी वो फिर भी आग के चपेट में नहीं आया, हम्म, उससे बच जाना और बच के निकल जाना वहां से। बहुत खास बात रही होगी उसकी, अगर डिटेल होंगी तो हम उस खास बात को उन डिटेल से देख और समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ खास बात जरूर रही होगी। सो अगर उसका मुझे डिटेल्स देखनी हो तो खाली मतलब डेट ऑफ बर्थ और ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर मिलेगी, और मजे की बात है या तो उसी व्यक्ति से मिले हाँ तो मैं समझूंगा कि सही भी है। अब ऐसे तो भाई साहब आपको इंटरनेट पे ना जाने भगवान राम की और भगवान कृष्ण जी की आपको जब डिटेल मिल सकती है तो फिर किसी की मिल सकती है। अच्छा गुरु जी, अब एक चीज आपने बोला अकाल मृत्यु, 5 अकाल मृत्यु, एक पूर्ण मृत्यु, चार 4 अकाल मृत्यु और एक पूर्ण मृत्यु है। तो मान लीजिए किसी की 4 अकाल मृत्यु है, तो क्या इसका जो अफेक्ट है वो बढ़ता जाता है कि एक अकाल मृत्यु अगर टल गई तो दूसरी अकाल मृत्यु उससे स्ट्रॉन्ग आएगी, या चारों सेम ही लेवल पे रहती हैं? अकाल मृत्यु होती है, उसका कोई क्या कहते हैं लोअर या स्ट्रांग लेवल नहीं होता, उसका लेवल नहीं होता कोई, मतलब उसकी इंटेंसिटी का कोई लेवल नहीं होता। अकाल मृत्यु ही होती है। और अकाल मृत्यु का टलना कुछ कारणों से होता है। किससे होता है? ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, आपके नाम जप से, आपके अच्छे कर्मों से ओके। वो अकाल मृत्यु वो टल जाती है। आप नहीं टालते, वो आपके पास से टल जाती है। क्या ये सब 4-5 चीजें आपके अंदर एक बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं मान लो गन लेके बैठा हूं और आपने बुलेट प्रूफ पहना हुआ है, मैं आप गोली मारूंगा तो क्या होगा? आप झटका खाएंगे, बच जाऊंगा। मरेंगे नहीं। हम्म, लेकिन आप बुलेट प्रूफ नहीं पहने तो गोली मारूंगा तो क्या होगा? मरने के काफी हम्म। चांसेस है। तो बेसिकली प्रिकॉशंस, तो बेसिकली अगर मैं इस चीज़ में ये देखना चाहूँ कि हमें एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र फ्यूचर बता देता है या होने वाले इवेंट की पॉसिबिलिटी बता देता है, हाँ, ये ज्यादा बेटर शब्द है कि कि वो आने वाले इवेंट की पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी आपको बताता बता है कि देता ये है इवेंट कि हो ग्रहों सकता की दशा से, एनर्जी की है। दशा हाँ से, जी, हमारे दशा से देख के हाँ जी। उसने वो पॉसिबिलिटी हमें बताई। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम उसको पूरी तरह से प्रिवेंट ही कर ले? ऐसा ही क्यों होता है कि वो बस होने के चांस कम हो जाते हैं, बट वो होगी चीज़? हाँ, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, ये हमारी कहावत है पुरानी। पर जो होना है ना उसको आप टाल नहीं सकते। कारण है, आपने एक बीज बोया, किस चीज का? आम का। तो आपको खाने को क्या मिलेगा? सेब। आम ही मिलेंगे। क्यों सेब क्यों नहीं मिलेगा? आम बोए बीज आम के तो आम ही होए। हाँ, तो क्या है ना, कहावत यही है कि कर नहीं करे सो क्यों करे, करके क्यों पछताए, पेड़ बोए, बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से से- पाए। ठीक है। तो मेरे साथ जो घटना होनी है वो होनी ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मैं उसकी इंटेंसिटी को, मैंने कहा ना, मैं गोली मारनी है तो मारनी ही है, लगनी है तो लगनी ही है। इंटेंसिटी को आप लो कर सकते हो। जैसे हम ज्योतिष में कहते हैं कि अगर योग आया, खून बहना है, तो खून बहने का योग होना है तो खून बहना ही है, वो योग है। संभावना है कि खून बहेगा बहेगा। अब ये हो सकता है कि सब्जी काटते हुए हल्का चक्कू कट गया तो उससे खून बह सकता है। ये हो सकता है कि जी मेजर एक्सीडेंट हो गया, उससे खून बह सकता है। पता लगा कोई सर्जरी करानी पड़ गई तो खून बह सकता है। हम कहते हैं महाराज डोनेट कराओ, हाँ, कम से कम बच जाओगे। बच जाओगे। नहीं खाने, खून ही तो बहना था ना, हाँ, तो दे दिया। कहानी खत्म हो गई। तो बेसिकली ब्लड डोनेट करना चाहिए आपको। बिल्कुल, योग योग कट गया ना, हाँ, खून बहने का योग था, योग बना, तो भाई डोनेट करा। हाँ, तो हर चीज के ना क्या योग, क्या कैलकुलेशन है कि इस चीज की घटना संभावना है कि ये घटना होने के चांसेस हो सकते हैं। तो भाई मैं उस घटना से अगर बचना है तो मैं कुछ उसका पहले से कुछ प्रिवेंटिव ले लूं और मैं ऐसा कर दूं कि भाई वो घटना आएगी जरूर मेरे पास से, पर पास से निकल जाएगी। अब इस व्यक्ति ने जो बचाया, आप 11 वाले की बात कर रहे हो, जो बचा है, कुछ ना कुछ इससे बातचीत की जाएगी, ऐसे इसको समझा जाएगा तो कुछ ना कुछ आपको इसके पास से जरूर ऐसा मिलेगा कि जो इतना स्ट्रांग था इसके पास, जो उसे ऐसे बचा के निकाल के ले गया। मैं और मैं आपको बताऊं, ऐसी घटनाएं, ये तो चलो बहुत बड़ी घटना हुई है कि जी 270-80 लोग मर गए इसके अंदर, करीबन 250 लोग मर गए इसके अंदर। घटनाएं ऐसी भी होती है, मेरे साथ कितनी बार ऐसी घटना हुई है कि बस अगर 1 सेकंड की चूक होती तो आप प्राण पकड़ उड़ गए होते आपके। लो, ऐसा ऐसा मेरे साथ नहीं, मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति के साथ कई बार ऐसी घटना होती है कि आप बहुत कुछ उसमें जा रहे हो, अचानक बच गए यार, हाँ होता है। मर गए होते, है ना। तो वो सबके साथ होता है। सो गुरुजी, हमने ड्रीम लाइनर की बात कर ली, और ड्रीम लाइनर के इवेंट के साथ साथ कुछ और भी इवेंट ऐसे हुए, जैसे कि केदारनाथ में देखें चोपर क्रैश हुआ, सब के सब वहाँ पे मर गए। पुणे में एक ब्रिज टूट गया,
वहाँ पे भी बहुत लोगों की डेथ हुई है। सो ये अफेक्ट क्या पूरे के पूरी एक प्लेनेट पे ही पड़ रहा है, उन प्लेनेट्स का, कि ये सब के सब इवेंट्स होते जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल हम लोग इसराइल और आप देख रहे हैं कि ईरान का वॉर चल ईरान रहा है, इजराइल देन उसके बाद यूक्रेन और रशिया का तो चल ही रहा है, इंडिया पाकिस्तान का जस्ट बंद हुआ है। सो इसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं इस टॉपिक को इसलिए लाना चाह रहा हूँ कि मुझे ये पता करना है कि ये प्लानिटरी एक्शंस पूरे पूरे प्लानट पे अफेक्ट करते हैं या पर्टिकुलर कंट्री पे अफेक्ट करते हैं। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ कि ऐसा क्या बन रहा है जो कि इतने ज़्यादा इंसिडेंट एक साथ होते जा रहे हैं। देखिए, बहुत आपकी जो बात है उसमें दो चीज़ समझने की है कि हम किसी भी चीज़ को माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे दोनों पे देख सकते हैं। जब हम किसी इंडिविजुअलिस्टिक की बात करते हैं ज्योतिष में, तो हम उस इंडिविजुअल व्यक्ति के ज्योतिष की हम गणना करने की बात करते हैं, उसके हम डिटेल्स के साथ बात करते हैं। जब हम मैक्रो लेवल, जब बड़े लेवल पे बात करते हैं, तो हम देश के लिए बात करते हैं। तो जो जितनी भी ऐसे मैक्रो लेवल वाली चीज़ें हैं, वो मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत आती हैं। मेतनी हाँ, ज्योतिष। जिसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ओके। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आपका जो करंट मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स है, जिनकी वजह से जो कॉम्बिनेशन उनके आपस में बन रहे हैं, उस चीज़ पे कैलकुलेट होती है। अच्छा, पहले के समय में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन कुछ खास चीज़ों के लिए की जाती थी। क्या चीज़? कि अगर कोई राजा युद्ध करने जा रहा है, तो युद्ध करने जाए कि ना जाए, वो देखता था। एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, पहले के समय में ज्योतिष केवल राज ज्योतिष हुआ करता था, बाकी आम आदमी का ज्योतिष से कोई संबंध था ही नहीं, हाँ, ऐसा ही है ना? था। राज ज्योतिष था। हाँ, हाँ। अच्छा, आम आदमी को ज्योतिष संबंध इसलिए नहीं था क्योंकि आम आदमी जीवन जी ही रहा था पूरे उस विधान से जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, किससे मिलना है, किस समय जाना है, वो सारी चीज़ें उसकी पूरी निर्धारित कर रखी थी उसने। वो जीवन ही ऐसे जी रहा था, तो उसको ज्योतिष की जरूरत ही नहीं थी। भाई, आज अगर मैं अपने लाइफ में एक रूटीन की लाइफ जिंदगी जीता हूँ और समय पे उठता हूँ, समय पे खाता हूँ, समय पे सब कुछ, मेरा सब कुछ उसी हिसाब से रहता है, और मैं अपने हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, सबका ध्यान रख रहा हूँ, तो क्या मुझे किसी ज्योतिष की या इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है? तो क्या होता है कि जो मेदिनी ज्योतिष है, मेदिनी ज्योतिष पहले के समय में कुछ खास गणनाएं के लिए होती थी, जैसे वर्षा कब होगी, युद्ध पे जाएं कि नहीं जाएं, सूखा पड़ेगा या अकाल तो नहीं पड़ेगा, राजा का किस प्रकार से आगे आने वाला समय रहेगा, वो कुछ चीज़ें उस समय उन चीज़ों पे। अच्छा, कुछ आपातकालीन स्थिति जैसे नेचुरल कैलेमिटीज तो नहीं हो जाएंगी, भूकंप का आना, बाढ़ का आना, ये सब चीज़ें उस मेदिनी ज्योतिष से देखी जाया करती थी। मैंने क्या बता रहा था कि राज ज्योतिष हुआ करते थे, ज्योतिष केवल राजा के लिए हुआ करता था, छोटे जो आम नागरिक के लिए प्रजा के ज्योतिष लिए की नहीं। आवश्यकता थी ही नहीं। उस समय के जो आम नागरिक के लिए जो मंदिर थे या जो पूजा गृह थे, जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, वो ही उनका काफ़ी इन सब चीज़ों का ध्यान रख लिया करते थे कि ज्योतिष चीज़ों की आवश्यकता पड़ती नहीं थी, और जीवन शैली ही पूरी ज्योतिष के अनुरूप, या आप कह दो कि चाहे हम ज्योतिष कहें, वास्तु कहें, पूरी ही शास्त्रीय अनुरूप थी जीवन शैली पूरी की पूरी। तो बहुत उन सब गणनाओं की आवश्यकता नहीं होती थी। हाँ, विवाह के टाइम पे ये सब चीज़ों की उस चीज़ के लिए वो करते थे। तो ये जो मेदिनी ज्योतिष, जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, वो हमारे करंट जो इस समय की प्लेनेटरी सिचुएशंस हैं, वो उन सबको बताता है। जैसे अभी 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 में ही केतु और मंगल एक साथ आके बैठ गए। तो जब से केतु और मंगल एक साथ आके बैठे हैं, क्योंकि मंगल खुद एक फायर एलिमेंट है, फायरी ग्रह हैं। केतु कहा जाता है कि बिल्कुल मंगल जैसा व्यवहार करते हैं, केतु भी दोनों तो दो फायर एलिमेंट मिल गए, दोनों का व्यवहार एक साथ, तो क्या हुआ, तो वो परेशानियां ज़्यादा बढ़ानी शुरू कर दी, देश के लिए भी और विदेश के लिए भी। फिर और कई सारी कंडीशन है, जैसे गुरु जो है, जुपिटर कहा जा रहा है कि अच्छा क्या होता है कि ग्रहों की चाल होती है, अपनी मूवमेंट होती है। तो अभी आज के टाइम में गुरु अतिचारी, यानी स्पीड, ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं। वो ग्रह अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सापेक्षिक गति है, जिसको हम विज्ञान में कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है 50 की स्पीड पे, एक गाड़ी 60 की स्पीड से आपके पास बगल से निकल गई, तो उस जो गाड़ी तेज जा रही है, वो उसमें बैठे हुए लोगों को आप पीछे जाते हुए दिखेंगे, तो आप उल्टे चलते हुए दिख रहे हैं उनको। लेकिन आपको वो जो गाड़ी जाती हुई तेज जाती हुई दिख रही है, तो वो आपको तेजी से चलती हुई दिख रही है, तो उसकी स्पीड आपको ज्यादा प्रतीत हो रही है। तो एक सापेक्षिक, उनकी गति में कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन हमारे देखने से सापेक्षिक गति का जो रिलेटिव जो स्पीड है, उसमें डिफरेंस दिखता है। तो गुरु की जो गति है,
वो हमें आज के टाइम पे तेज प्रतीत हो रही है, जिसको हम गुरु को कह रहे हैं अतिचारी हो गए, तेज हो गए। तो ये अनुभव किया गया, जब भी गुरु तेज चलते हैं या अतिचारी होते हैं तो अप्रिय घटनाएं ज्यादा होती हैं। मंगल और केतु साथ आएंगे, राहु मंगल साथ आएंगे तो अप्रिय घटनाएं ज्यादा होंगी, शनि मंगल साथ आएंगे तो अप्रिय घटनाएं ज्यादा होंगी। तो ये जो ये दोष आप बता रहे हैं कि अप्रिय घटनाएं अब इस दोष में ज्यादा होंगी, तो ये कोविड के टाइम पे भी ऐसी थी या हाँ जी, बिल्कुल थी। या उससे भी भयानक है? थी, क्यों नहीं थी, उससे भी भयावह। आप देखिए जापान में जो लास्ट सुनामी आया था बहुत बड़े वाला, उसमें भी थी। तो क्या होता है, ये अलग अलग, देखो आपने एक मुझसे पीछे प्रश्न पूछा था कि ये क्यों करते हैं कि जी पर्टिकुलर प्लेस का नाम भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, या हमें डेट भी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है, मैं यहाँ बैठा हूं, ठीक है, इस लाइट का एंगुलर सिचुएशन मेरे पास ये है, लेकिन पीछे एंगुलर सिचुएशन कुछ और है। तो जो पीछे कुछ और एंगुलर सिचुएशन बन रहा है, पीछे जो लाइट का इफेक्ट आ रहा है, वो उस प्लेसमेंट के हिसाब से मैं गणना कर सकता हूं कि लाइट का क्या इफेक्ट आएगा। मेरी प्लेसमेंट के हिसाब से लाइट का इफेक्ट अलग आएगा, बेसिकली एंगल्स। एब्सोल्युटली। तो जो एंगुलर इफेक्ट है, जो जहां पर जो है, उस एंगुलर इफेक्ट से देखी जाती हैं चीजें। अब आज के टाइम में जो प्लेनेटरी कंडीशन बनी हुई है, देखो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी हमारी घूम रही है, हमारे चारों तरफ हमें बाकी ग्रह भी घूम रहे हैं, सूर्य हमें घूमता हुआ दिखता है, हमने बात करी है। पृथ्वी पर एंगुलर इफेक्ट, जो हर एक एंगल से अलग अलग जो एनर्जी का इफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से मैंने अभी हमने बात किया कि थी जो सोलर स्टॉर्म आते हैं, सोलर स्टॉर्म है ना, उस सोलर स्टॉर्म की वजह से अर्थ पे इतना ज्यादा इफेक्ट आता है कि अर्थ पे नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, अर्थ के ऊपर भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, एकदम बहुत ज्यादा वोल्केनोज बस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उसी की वजह से। ऐसे ही अलग अलग प्लेनेट से जब इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं, उनके एंगुलर कंडीशन की वजह से आने शुरू होते हैं, और वो जो इफेक्ट आता है उस टाइम पर, जो मेदिनी ज्योतिष में, जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो कैलकुलेशंस हैं, वो बताती हैं कि जब ये ग्रह आपस में एक साथ अलाइन होते हैं तो कुछ अप्रिय घटनाएं जरूर होती हैं। अच्छा, वो अप्रिय घटनाएं अब किसके साथ ज्यादा होंगी? अब मुझे एक और चीज लगती है कि जैसे ज्यादातर ज्योतिष तो समझते हैं कि जैसे भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है जी, तो 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे के टाइम के हिसाब से भारत की कुंडली बना लेते हैं, ठीक। कुछ हद तक कुछ चीजें वो देख भी सकते हैं, लेकिन क्या भारत यही है? भारत तो बहुत बहुत पौराणिक है। भारत तो बहुत बड़ा और बहुत पुराना पहले से था। तो भारत तो कट कट के छोटा होता चला गया। तो आप भारत को कब से मानेंगे? तो आदिकाल से। तो इसलिए भारत की कोई, बट उसके मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ ठीक है, कुछ हद तक आप कुछ गणना कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, कुछ चीजें कुछ चीजें संभावना कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा संभावनाएं भी नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी मैं देख रहा था, इतना शोर मचा रखा है कि जी 12 जून को 11 बजे ना जाने क्या क्या हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। और वो कुछ लोग हैं, वो कुछ किताब है उसके ऊपर ना जाने कैसी कैसी बात कर रहे हैं कि जी दुनिया खत्म होने वाली है, अब ऐसा हो जाएगा, कल की आएंगे और सबको विनाश कर देंगे। आप मेरी बात मान के चलिए, जिनको ये कल की कह रहे हैं वो कल की है भी नहीं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कल की क्या होंगे और क्या आएगा होगा। और ये जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, हाँ, ये अप्रिय घटनाएं कराएगी, ये नेचुरल कैलेमिटीज भी लेके आएगी, ये एक्सीडेंट्स भी करवाएगी, आगजनी भी करवाएगी। तो ये ना, ये इनको हम कहेंगे ये अप्रिय घटनाएं, और ये बार बार होती रहेंगी। मैं भी कुछ दिन पहले देखा, अभी एक और कोई जहाज है वो क्रैश हुआ है, कोई कल की बात है, कोई शायद कोई एक और जहाज क्रैश हुआ है। तो ये घटनाएं अगर आप ध्यान से अगर आप देखें, पिछले 1 साल में कितने जहाज क्रैश हुए? कोरिया का हुआ है, मैं कह रहा हूँ छोड़ो 1 साल, पिछले 10 साल में कितने जहाज क्रैश हुए? हर साल जहाज क्रैश होते हैं, बहुत। और कितने को तो पता ही नहीं लगता। वो जो मलेशिया वाली जो फ्लाइट थी, जो जिसका आया था MH कौन सा, वो जो कहाँ डूबी है, उसको पता ही नहीं, लोग कहाँ चले गए, कहाँ गिर गई, कहाँ उसके जो है डेब्रिज भी नहीं मिली, उसको तो पता ही नहीं लग रहा कहाँ मिल रहा, कहाँ चला गया सब कुछ। तो किसी भी बात को तूल दे के और बहुत बड़ा बड़ा कह के और ये कह देना जी, मैंने कहा ना, हम जो समझते हैं अपने आप को भगवान समझते हैं, हम समझते हैं हम ईश्वर हैं। भगवान मान लो, कोई बात नहीं है, भगवान मतलब पंचतत्व वाला मानो, वो वाला भगवान नहीं जो ऊपर जिसे भगवान समझने सब, वो सब समझते हैं मैं ही भगवान हूँ, बस अपन को लगता है अपन ही भगवान है। वो सब में ना ये आदत आ गई है। इस चक्कर में वो कहते हैं बस 10 बात कहेंगे,
6 हो जाएंगी, हम्म। 4 जो वीडियो तो डिलीट कर दी जाएंगी जो गलत कही थी, हम्म। वो 6 भाई साहब उन पे पैसे लगा के उसे इतना चला दिया जाएगा कि लोग दुनिया बावली हो जाएगी, हाँ भाई ये तो पंडित जी महाराज सही कह रहे थे। मैं आज सबसे इस बात की पहले माफी मांग लूं, मैं कुंभ के बारे में बात कर रहा हूँ। कुंभ का मेला हुआ, हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा मेला था, कुंभ नहाना चाहिए, सारी बात है, लेकिन भाई श्रद्धा को आप ऐसा भी तो मत बना दो ना कि बिल्कुल ही पागल होके वहां पे आपने इतनी भीड़ बचा दी कि वहीं पे लोग मर गए। जगह ही नहीं देख रहे हो, आदमी नहीं देख रहे हो, बस क्या सबको स्वर्ग जाना है। मैं सुनने में आ रहा कितने कम से कम 70-80 करोड़ लोग नहा लिए कुंभ, भाई सारे स्वर्ग चले जाएंगे। अच्छा है, जल्दी जाएं। और समझ ही नहीं आ रहा, मतलब कुंभ किस लिए नहाया? स्वर्ग जाने के लिए ना, मोक्ष। जाओ स्वर्ग भाई, मोक्ष ले लो, छोड़ो धरती तो खा लियो कम से कम। मुझे समझ नहीं आया क्या भाई, तुम्हें नहाना है तो अब जाओ, अब नहा लो। गंगा अब कौन सा पवित्र है? गंगा अभी भी उतनी पवित्र है। मान लिया कुंभ है, कुंभ नहाना, नहीं, कुंभ बट उसमें नहाने भी का सर अपना विधान है, उसमें भी सब बोलते लेकिन हैं कुंभ ना। के नहाने का विधान पता है पहले तीर्थों का विधान क्या था? पहले बड़े बुजुर्गों को भेजा जाता था तीर्थ करने के लिए। बुजुर्ग जाते थे, किस लिए जाते थे? कि अब उनका समय हो गया इस दुनिया से जाने का, कि अब तीर्थ कर लो, अब आप संसार से जा सकते हो, विदा ले सकते हो, कि भाई आपके पाप धुल गए। अच्छा, कुंभ की एक और चीज बताता हूँ, आपको लगता है गंगा पाप धोती है? हमारे शास्त्रों में तो ऐसा ही लिखा है। गंगा पाप कैसे धो पाती है? गंगा में जब इतने 70 करोड़ लोग नहा ले तो बेचारी गंगा का क्या हाल हुआ होगा, वो कैसे शुद्ध होगी? बट इसके बारे में तो ये कुंभ के मेले बताता हूँ आपको, कुंभ के मेले में कुंभ का मेला लगना या कुंभ के नहाने का कारण होता था, उसमें या तो बुजुर्ग नहाते थे या फिर सारे के सारे वो जो सिद्ध पुरुष होते थे, बड़े बड़े अखाड़े वाले, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, वो स्नान करते थे। क्यों करते थे? सारे साल, या कुंभ हमारे यहाँ 4 साल में एक बार आता है, तो 4 साल गंगा ने कुछ नहीं करा, जितने लोग गए उन सबके पाप को, गंदगी को धोने का काम कर दिया। भाई गंगा को भी तो पावर चाहिए, वो कहां से लेगी? वो कैसे अपने पास शक्ति इकट्ठी करेगी? तो वो शक्ति इकट्ठी करती थी जब ये कुंभ होता था, जितने ऋषि मुनि, बड़े बड़े लोग उनसे उनका हाँ, तप, उनका तेज गंगा में जाता था, तो इसलिए पहले अखाड़ों को नहाने दिया जाता है। इसलिए पहले ये अखाड़ों चीज को मैंने नहाने पढ़ी, दिया ये जाता चीज मैंने पढ़ी है। है। लेकिन अब क्या हो गया, लोगों में यही है, लोगों में हर चीज की ना होड़ है, एक कहते हैं ना उसे भेड़ चाल है, कि बस सब कुंभ नहाने जा रहे हैं, तो भाई सड़क का तो बुरा हाल है, जगह का तो बुरा हाल है, गंदगी का तो बुरा हाल है, लोगों के मरने का तो बुरा हाल है। कोई व्यक्ति सोच के राजी नहीं है कि भाई हम जा रहे हैं, हम करने क्या जा रहे हैं? नहीं, क्या इसको ठीक है, आपने कुंभ बना दिया जी, ये तो 2 महीने का कुंभ है, भाई अब भी नहा लो, अब भी कौन सा कुंभ से कम समय घट गया है, अब भी थोड़ा बहुत समय वैसे ही, अब नहा लो जाके, अब क्यों नहा रहे हो? बट गुरुजी बोलते हैं ना कि उसमें उस टाइम दशा जो ग्रहों की है, मैं क्या समझ लिया, सारी बात सही है, ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है, पर वो कुंभ हर किसी के नहाने के लिए नहीं है ना। ये बात सही है। वो कुंभ नहाने के लिए उसके लिए है कि भाई जो तप कर रहा है, जो शक्ति ग्रहण कर रहा है, वो जाए और शक्ति को थोड़ा उस नदी को भी दे दे। वो बेचारी गंगा कब तक सबके पाप को धोती रहेगी? वो कह रहे ना कहावत, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम बेचारे क्या करे, राम तो कितना देखे उसको, कितना देखे गंगा, तो 75-80 करोड़ में कोई नहीं उठता 4 बजे, पता नहीं गिने चुने लोग उठते होंगे, 140 करोड़ की आबादी है, मैं समझता हूँ शायद 2-4-5 करोड़ उठते होंगे, शायद 4-5 भी उठ जाते होंगे, करते होंगे, पर वो केवल रील बनानी है, सोलो दिखानी, देखिए अब मैं गंगा कुंभ नहाने आया हूँ या कुंभ नहाने आई हूँ, फलाना हो ढिमकाना हो, रीलों का भरमार लगा दिया, क्या करके कि पब्लिक देखेगी। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, छोटी सी घटना हो जाए तो रील बननी शुरू हो जाती है, देखा मैंने कहा था, देखा ये हुआ था। भाई क्या मजाक बना रखा है, लोग बेचारे उसमें मर गए, इतने सारे लोग जहाज के क्रैश होने से, जो जहाज में नहीं भी थे वो भी बेचारे मर गए, जो कितने लोग जान चली गई, लोगों की रीलें नहीं खत्म हो रही, उनके ये नहीं खत्म हो रहे, देखा हमने कहा था, देखो केतु मंगल बैठा हुआ है ना, ये घटना तो होंगी। अरे तो महाराज बड़ी कृपा हुई, आपने बता दिया तो रोक भी लेते, फिर से पता ही था तो रोक ही लेते, इतना ज्ञान हो गया था तो। मतलब इवेंट होने के बाद तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं भाई सारे इवेंट होने के बाद ही आते हैं भैया, उससे पहले कोई नहीं आता। उससे पहले तो सब बताते रहेंगे, देखो मैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा तो 4 हटा देंगे, 10 को दे देंगे, हाँ देखो हमने कहा था, कि मैंने कहा था ना ऐसा हो गया। क्यों? अपना को दिखाना कि मैं भगवान हूं, मैं ज्यादा बड़ा हूं। भाई क्षमा कर दो, दया कर दो इस देश के ऊपर, ये देश वैसे ही बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है इन सब बातों से, थोड़ा सा नॉलेज वाली बात दो, थोड़ी समझ वाली बात दो, आदमी के अंदर समझ तो पैदा हो, तर्क तो आए। मैं ज्योतिष को क्यों मानूं ये तो बता दो कम से कम।
आप वो बात तो करते नहीं कि कारण क्या है इन सब चीजों में। आप बातें कर रहे हो बस कि बस कैसे भी करके ग्राहक मेरे पास आ जाए, कुछ नहीं करना, ग्राहकी करनी है भाई। नहीं गुरु जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि लोगों ने इस चीज़ को बिजनेस बना दिया है। और आई थिंक मुझे लगता है 95% जो भी आपको ऑनलाइन लोग मिलते हैं जो कि आपको एस्ट्रोलॉजी का ये सब बताते हैं, दे आर नॉट, दे जस्ट फेयर मॉन्गरिंग पीपल, कि वो आपको बिजनेस, आपसे बिजनेस करना चाह रहे हैं बिकॉज दे वांट टू मेक यू रियलाइज कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। 5% लोग ही ऐसे हैं जो एक्चुअली जिनको ज्ञान है। और वो बोला जाता है ना कि जैसे आपने बोला, दुर्गंध बहुत जल्दी फैलती है, सुगंध नहीं फैलती है। वो जो 5% है ना, वो आपको कहीं बोलते हुए या क्या बोलेंगे, उतना ज़्यादा वोकल नहीं मिलेंगे। 95% बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसीलिए मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ और मैं आपके जरिए लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जानिए पहले। तब इसलिए मैंने पहले विज्ञान का हाँ नाम जी, लिया। बिल्कुल सही किया आपने। मैं तो मेरे पास कोई व्यक्ति आता भी है तो मैं उसको हमारे गुरु ने हमसे कहा है कि कोई व्यक्ति आपके पास आया और वो डर के चला गया तो आपके लिए वो डूब मरने की बात होगी, आपके गुरु के लिए डूब मरने की बात होगी। जब मैं पढ़ाता हूँ तो भी मैं अपने शिष्यों से यही कहता हूँ कि भाई आप लोगों के पास कोई डर के जाए तो लानत है हमारी पढ़ाई के ऊपर। क्यों? आपके पास कोई आए तो कुछ जानकारी लेके जाए, कुछ समझ के जाए, डर के नहीं, आपसे समझ के जाए कि उसे क्या करना है, आपसे वो लॉजिक लेके जाए कि किस लिए चीजें इस तरीके से काम कर रही हैं, वो समझदारी लेके जाए। तो हमें समझदारी फैलानी है, हमें डर नहीं फैलाना। और डर जैसी कोई चीज है नहीं, बस डरा। अब आप इस चीज को समझ लीजिए, इस संसार के 99.9% जितने भी काम होते हैं केवल दो वजह से होते हैं, आउट ऑफ फियर या फिर आउट ऑफ अफेक्शन। वरना कोई और कारण मुझे बता दो कि किस लिए आप ये काम कर रहे हो। अब मान लीजिए जो प्रेम में नहीं है, जिसकी अरेंज मैरिज हो रही है, इस लड़के को भी प्यार नहीं हुआ, उसका किसी के साथ शादी हो रही है और कुंडली मैच की गई, तो उसमें जो हमारे 36 गुण होते हैं, उसमें वो कौन से सबसे इंपॉर्टेंट गुण होते हैं कि अगर वो मिल जाए फिर भी चल जाएगा, चाहे तुम्हारे 18 से कम गुण भी मिल जाए। लोग तो बोलते हैं कि 18 से ऊपर मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा, जबकि ज़्यादा गुण भी मिलना बेकार ही होता है। तो ऐसा क्या है कि कौन से ऐसे गुण होते हैं उस पूरे एस्ट्रोलॉजी में जब हम कुंडली मैच करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, जब हम कुंडली मिलान की बात करते हैं तो हमको 8 गुण मिलाने होते हैं, जिसे हम ना वश्य से लेके, वर्ण से लेके और अंतिम नाड़ी तक के 8 गुण होते हैं। हर एक का एक एक नंबर है। जैसे एक नंबर पे वर्ण है और उसके बाद सबसे नीचे नाड़ी है, तो हर एक की अपनी वैल्यू है। अब कह देने को तो आप कह सकते हो कि जी 36 में 35 गुण मिल गए, एक पहले वाला नहीं मिला। और आपको पता है पहला गुण इतना खतरनाक होता है, अगर वो गुण नहीं मिल रहा उस तरीके से तो मैं तो कभी नहीं कहूंगा शादी करो। वर्ण है बेसिकली, जो एक नंबर का है। मान लो मैं आपकी कुंडली मिल गई, 35 गुण मिल गए, आप तो खुश हो जाओगे, अरे 35 मिल गए तो बहुत अच्छी कुंडली मिल गई। एक ही तो नंबर नहीं मिला तो क्या हो गया? लेकिन भाई साहब उस एक नंबर की भी इतनी वैल्यू है उसमें, अगर वो वाला गुण अगर एक नंबर नहीं आ रहा ना उस वजह से, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगा आप शादी करो। सुन लीजिए, आपके माध्यम से बताया था लोगों को, अगर कन्या में से या वर में से कोई एक शूद्र और कोई एक ब्राह्मण है तो कभी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि शास्त्र में लिखा है कि या तो क्या कहते हैं, पत्नी मर जाएगी या पति मर जाएगा। बट ये तो कास्टिज्म हो जाएगा। नहीं, इसका फिर वही बात हो गई, आप शुद्ध ब्राह्मणों को कास्ट से देख रहे हो। शुद्ध ब्राह्मण हाँ, कास्ट से कोई संबंध है ही नहीं। समझ गया मैं। शूद्र और ब्राह्मण कास्ट से कोई संबंध नहीं है। अब ये भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। हमारे 4 वर्ण है, ठीक है? जी जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शुद्र ये 4 काम करने के लोग हैं। कर्म इनके के कर्म हिसाब की के। प्रधानता है और ये पैरेलल हैं, ये हायरार्की में नहीं है। दीज आर पैरेलल नहीं, ये थिंग्स। मैं लोगों को क्लैरिटी देना चाहता था, कई लोग ये हाँ मन जी, में बिल्कुल, रहते हैं। अच्छा किया आपने इस बात पर बात कर ली। ये पैरेलल हैं। शूद्र कोई ब्राह्मण से कम नहीं है और ब्राह्मण कोई सबसे ऊपर वो एकदम महाराज नहीं हो गया है। लेकिन हर एक के अपने कार्य की क्षमता है, अपने कार्य का वो है। तो वर्ण के हिसाब से अगर हम देखें, जब हम कुंडली मिलान करते हैं, तो अगर स्त्री या पुरुष में से कोई एक शूद्र या ब्राह्मण है तो भाई साहब उनको विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें से किसी एक के जल्दी मरने की आशंका रहती है। बट ऐसा होता क्यों है? देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय एक प्लेनेटरी कंडीशन होती है यस। कि सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ है, वो एक कैलकुलेशन, वो एंगुलर सिचुएशन क्रिएट होती है। बेसिकली वो डीएनए है। वो डीएनए उस पैदा होने वाले व्यक्ति का है, उसके अंदर क्या क्या चीजें, संभावनाएं छिपी हुई हैं। आपके डीएनए में एक नहीं अरबों इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। क्यों आपकी आंख ब्राउन है और मेरी आंख क्या कहते हैं, हनी कलर की है? आपकी बिल्कुल एकदम ब्राउन कलर क्यों है? डीएनए की वजह से। क्योंकि आपके अंदर जो डीएनए में वो स्विच ब्राउन वाला ऑन है, मेरे में दूसरा स्विच ऑन है। क्यों है?
क्योंकि भाई वो जो कंडीशन है, वो जो प्लेनेटरी कंडीशन है, उससे जो डीएनए फॉर्मेशन हुई है, जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने बताया ना, सारा खेल इन्फॉर्मेशन इन सब चीजों पे आधारित है, सब वही साइंस है। उसी से बेसिस पे सारी चीज डेवलप हुई है। क्यों मेरा रंग ऐसा है, क्यों मेरी हाइट ऐसी है, क्यों आपकी हाइट इतनी है, क्यों मेरी आंखें खराब है, ये सब उस छोटी सी कुंडली के अंदर ना सब लिखा हुआ है। वो सारी फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाती है, उसी के हिसाब से सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। और उसी के हिसाब से जब कुंडली मिलान करते हैं, देखते हैं कि इसका डीएनए इसके डीएनए के साथ कितना मैच कर रहा है। क्यों दो व्यक्ति शादी क्यों करते हैं, बताइए? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मतलब नहीं, केवल एक ही रीजन होता है। संभोग नहीं, संभोग तो उसको पैदा करने की प्रक्रिया है, संतति। संतति जी, बेसिकली अच्छे वर्ड में संतति बढ़ाना, अपने संतान मतलब अपने अपने ग्रुप को बड़ा करना, बढ़ाना, अपने कुल को आगे करना। अपने कुल को बढ़ाना, या हम मनुष्य हैं, मनुष्यों को बढ़ाना। तो अब आ गया वर्ण, अब वो बोला 35 में से 34, अब कई लोग ऐसे 36 में 35 मिल जाए वर्ण, अगर वो वही खराब है और शूद्र और ब्राह्मण वाली कोई स्थिति बन रही है तो विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे मेन लास्ट के 3 जो हमारे गण मिलान है, जिसमें गण, भकूट और नाड़ी, ये 3 चीजें, इनका मिलना आपस में बहुत ही जरूरी है। और ये टोटल मिला के कितने गुण बनते हैं? अब ये टोटल मिला के 36 गुण बनते हैं, 1 से 8 तक। आप नहीं, अगर लास्ट के 3 मिलाएं तो कितने? जो लास्ट के 3 मिला दो तो आप ये होगा 21 गुण। हाँ जी। अब मान लीजिए किसी के 18 से कम मिलते हैं तो फिर तो हम तो कहते हैं विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों का विवाह हो जाता है। हमने अपनी शादी में कौन से गुण मिलाया था, हमारा सबका चल रहा है। नहीं, बट अब जैसे बोला जाता है हमारे कि माँ बाप के कम से 18 कम से कम अगर मिले हैं तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ एंड दे विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दैट। वो कैसे हो सकता है? यार देखिए क्या होता है, इनका ना मिलने का पहले कारण समझ लेते हैं। मिलने का कारण क्या होता है, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है ना, उसका डीएनए स्ट्रक्चर अलग है, उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियां या उसकी अपनी जो सोचने का तरीका, बात का, सब चीजें अलग अलग हैं। तो लास्ट के 3 है जो गण है, वो एक दूसरे के समन्वय यानी एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन को बताता है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना हाई होगा। जो भकूट है वो एक दूसरे को प्रेम को बताता है कि आपस में प्रेम भी होगा कि नहीं होगा। यार मैं और आप साथ रह रहे हैं, प्रेम है नहीं तो रह के कर क्या रहे हैं, शरीफ फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। फिर लास्ट का एक होता नाड़ी। नाड़ी बेसिकली वो आपका डीएनए स्ट्रक्चर का मैच है, जिससे कि आपकी संतति जो होगी वो सही भी होगी कि नहीं होगी। सेक्सुअल लाइफ बेसिकली बोला जाता है, नॉट सेक्सुअल लाइफ, संतान। हाँ जी, सेक्स तो बिना संतान के भी हो सकता है भाई। नहीं मतलब मेरे कहने, आज के टाइम में संतान के बिना सेक्स हो ही रहा है। आज के टाइम में 99.9999% लोग सेक्स कर रहे हैं केवल और केवल एंजॉयमेंट के लिए, संतान के लिए नहीं कर रहे। और सच्चाई ये है, संतान तो पैदा हो जाती है गलती से। और फिर शादी करनी पड़ जाती है। अब आज की स्थिति यही है। आलिया आज की स्थिति ये हो गई है कि संतान पैदा हो जाती है इसलिए शादी करनी पड़ जाती है। आलिया भट्ट, अब आलिया भट्ट क्या जो मर्जी कह लो, मुझे इतना नाम का नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी स्थितियां अब उत्पन्न होने शुरू हो गई। तो मेरा अपना कहना समझना ये है कि विवाह जो पहले इतनी एक अच्छी एक प्रक्रिया थी, एक संस्कार था, उसको तो अब आज के टाइम में सबने खत्म कर दिया है ना। विवाह जैसी कोई चीज खास रह नहीं गई। अब संतति पैदा करने के लिए भी कोई कौन, मैं कह रहा हूं, मुझे भगवान जाने आपकी वीडियो से किसी को पहुंच जाए तो प्लीज कोई एक बता दो कि किस व्यक्ति ने बिल्कुल प्लान करके संतति को पैदा करने का काम किया, संतान पैदा करने का काम किया। संतान पैदा करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। डॉक्टर ही बता देते हैं, डॉक्टर बताते हैं, छोड़ो, मैं कह रहा हूँ उस पैदा करने के लिए समय देखना है कि कब संभव करना है, पैदा करने के लिए दिन देखना है, पैदा करने के लिए बाद के संस्कार देखने हैं, पैदा करने के बाद किस तरीके से उसको कौन कौन से, जैसे हमारा 16 संस्कार हैं, 16 में से 4 तो पहले हो जाते हैं पैदा होने के, उसके बाद पैदा होने के बाद का संस्कार है, और अंतिम 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार, सबसे लास्ट में होता है। तो संस्कार बनाए भाई, उसका नियम का कारण था कि अगर इन कंडीशन में किसी 2 स्त्री पुरुष का मिलन होता है, आपस में संभोग करते हैं, तो एक अच्छी संतति को जन्म दे सकते हैं। आपको पता है संतान पैदा करने से पहले अगर 2 स्त्री और पुरुष दोनों अगर वो, इस बात को मैं कह रहा हूं, आपको बात चली जाए लोगों के पास, 1 घंटा पहले ध्यान करें। अच्छा, हाँ जी, 1 घंटा पहले बैठकर ध्यान करें, कुछ ना करें, केवल ओम ही बोलते रहें, उसके बाद संभोग करें और फिर बच्चा पैदा करने की कोशिश करें। वो संतान पैदा करेंगे, जिंदगी पैदा नहीं हुई। काश मुझे पहले पता होता। मैं कह रहा हूं दोबारा संतान पैदा कर रही हूं, मुझसे मिलें,
मैं बताऊंगा संतान कैसे पैदा करें, और फिर वो संतान, वो बच्चा पैदा होगा आपके पास जो यहां से तेज होगा, ब्रेन से तेज होगा। आपको पता है सबसे बड़ी चीज ये भाई साहब कितना यूज कर रहे हो? मात्र 5%, 10% के साथ यूज ही नहीं करते 10% तो आइंस्टाइन ने यूज की थी। बस। अब अगर इसी से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाऊँ, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जब पैदा होता है तो आजकल की जनरेशन में 21st सेंचुरी में एक कुंडली बनाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जब जैसे हमारे घर में जब चोला होता है तो हम जो हमारे पंडित जो हमारी पूजा करा रहे हैं वो चोले की, हम उन्हीं से वो कुंडली बनवा लेते हैं अपना। क्या ये चीज़ ठीक है, और अगर नहीं है तो हमें कैसे इसको लेके आगे जाना चाहिए? देखिए, आप चाहे 21st सेंचुरी की बात करें, चाहे पहली सेंचुरी की बात करें, चाहे जोन सी मर्जी बात करें, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है, पहले समझ लेते हैं कुंडली है होती क्या है ना, उसका कारण क्या है। जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, उसके गर्भ से बाहर निकलने पर, और जब उसकी नाल है ना, एक एक बच्चा एक नाल से, एक पाइप से अपनी माँ की नाभि के साथ जुड़ा हुआ कोड, एम्ब्लिकल कोड है ना, एम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कहते हैं। जब तक वो एम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है तो माँ और बच्चा एक है, वो एक ही शरीर है। जैसी वो कटती है तो फिर वो दो शरीर हो जाते हैं, दो लोग हो जाते हैं। तो जैसी वो कॉर्ड कटती है उस टाइम पर किस किस ग्रह की कौन सी प्लेसमेंट है, कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है, वो देखा जाता है। जिसको देख के देखो, मैं आज अपने शरीर का एक छोटा सा भाग लेके उसका डीएनए चेक कर सकता हूँ, उसमें डीएनए में ये है, लेकिन उस डीएनए में क्या क्या लिखा हुआ है अभी तक उसको बहुत ज़्यादा आप एलेबोरेट नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा उसको हर कोई इसको नहीं देख समझ सकता, और उसके अंदर बहुत आपका खर्चा भी आने वाला है। हालांकि डीएनए के ऊपर काम करना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, डीएनए के ऊपर बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसे ही जब कुंडली बनती है वो बेसिकली आपका डीएनए स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे एक बीज है, वो बीज किस चीज का बीज है, वो बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, कितने फल आएंगे, कैसा आएगा, सब आज के टाइम में वो सब उस बीज से निकल जाता है ना। उसकी स्टडी कर रखी है, जो हमारा कृषि विज्ञान है इतना ज्यादा उन्नत हो रहा है कि वो एक बीज को देख कर देखता है कि इस बीज के इतने फल निकल सकते हैं, ये इतना ज्यादा उपजाऊ होगा, इसको ये चीज चाहिए होगी, ऐसा खाद पानी इस तरीके का चाहिए होगा, या उसमें ये सब डालो जिससे इतना उपजाऊ के इतना फसल देगा, इतना फल देगा। ऐसी जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली जब बन जाती है तो उस कुंडली से उसका सारा का सारा भविष्य में क्या क्या संभावित चीज हो सकती है सब उसके अंदर कैलकुलेट करके देखी जा सकती है, संभावित घटनाएं क्या क्या हो सकती है उसके अंदर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई जातक को पता हो कि इस बच्चे के साथ, अब जैसे हमारे जीवन की क्या क्या प्रमुख चीजें हैं, सबसे बड़ी चीज क्या, पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई क्यों करनी है? पैसा कमाना है। क्या काम करना चाहिए? काम करना है। तो फिर कैसे विवाह होना चाहिए? विवाह होना है तो फिर कैसे आगे का जीवन चलना चाहिए? ये सब चीजें देखिए, चार प्रमुख चीजें हैं जो चार, आप ये समझ लो, ये कह सकते हो इन चारों पे आधारित कई सारी प्रॉब्लम्स के लोग हमारे पास आते हैं कि जी मेरा काम का नहीं चल रहा, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा शादी का ऐसा हो रहा है, मेरे शादी के बाद परेशानी हो गई, शादी नहीं हो रही, ऐसी मिली जुली परेशानी सब सामने आती है। और अगर उस कुंडली के स्ट्रक्चर को देखकर ये पता लग जाए कि इसके जीवन में क्या क्या संभावित घटनाएं हो सकती हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई उनके जीवन में विवाह की संभावना ही नहीं है। हम कहते हैं ज्योतिष में तीन चीजें मेन होती हैं। सबसे पहली चीज होती है योग। योग मतलब कॉम्बिनेशन, कि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है किसी भी घटना के होने के कि नहीं है, उसकी वैल्यू 50% है। फिर आती है दशा, जिसे हम कहते हैं वो जो टाइम, वो डिवाइन टाइम, जैसे कि बीज है, बीज को बो दिया कि भाई आम के पेड़ लगेंगे, तो आम का पेड़ में से फल कब आएगा, वो टाइम भी तो है ना कि जी इतने साल में फल आएगा। तो वो डिवाइन टाइम जब आएगा तो दशा क्या है, वो डिवाइन टाइम है, कि वो डिवाइन टाइम भी है या नहीं है, उसकी 35% वैल्यू होती है। फिर आता है गोचर। गोचर बेसिकली आज का करंट सिनेरियो ऑफ प्लेनेटरी कंडीशन है कि इस समय क्या चल रहा है, उसे हम गोचर कहते हैं कि अभी कौन सा ग्रह कहाँ मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। अब गोचर बेसिकली हमारा डिलीवरी का काम करता है। एक अच्छा बीज है, अच्छा पेड़ का समय भी आ गया, अब उसकी डिलीवरी कब होगी वो डिपेंड करता है। तो बीज जो बोया गया और उसको देख के बड़ा किया गया, उसके फल ये निर्भर करते हैं कि वो उसमें संभावनाएं हैं या नहीं है।
गोचर तो डिलीवरी बॉय है, वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों डिलीवरी कर ही देगा। वो लेट हो सकती है, मतलब आपने कोई अमेजोन से सामान मंगाया तो जी आपके पास उसमें आ गया जी 9 तारीख को डिलीवर होगा। अब 9 कीजिएगा, वो कई बार आता है जी अच्छा लेट हो गया, 10 को होगा या 11 को होगा, भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। वापस चला जाता तो आप पैसे वापस ले लेते हो। लेकिन गोचर में ऐसा नहीं है। गोचर में आपकी जो है वो चीज़ गोचर के हिसाब से आपके पास डिलीवर जरूर होगी, चाहे वो घटना अच्छी है चाहे वो चाहे बुरी बुरी है। बुरी है। अब जब बच्चा पैदा होता है उसकी मुझे मैंने योग देख लिए, संभावनाएं क्या क्या है ना, संभावना पता लगनी चाहिए कि ये बीज मेरे पास कई सारे बीज रखे हैं, तो बीज किस चीज का मुझे पता भी तो होना चाहिए। अब इस बीज को मैंने क्या खाद पानी, कैसा मौसम देना है, कौन सी जमीन देनी है, क्या देना है, मुझे पता होना चाहिए। अब मैं स्ट्रॉबेरी के बीज लाके अपने घर में तो बो नहीं सकता, यहाँ उगेगी नहीं, वो वही उगेगी जहां उसको मौसम जैसा चाहिए। तो किस बीज को कौन सा लैंड चाहिए, कौन सी जमीन चाहिए, क्या खाद चाहिए, वो मुझे पता होना चाहिए। वो कुंडली से अगर मैं देख लूँ या समझ लूँ, मैं जान लूँ, तो मैं अपने संतान की परवरिश उस तरीके से कर सकता हूँ कि वो उस कार्य में ज्यादा अच्छा हो सके जिस कार्य के लिए उसका जन्म हुआ है। ज्यादातर माँ बाप क्या करते हैं कि अपने बच्चों को जी मैं तो इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ज्यादातर इसी चक्कर में लगे रहते हैं। अब बच्चा भाई उसके कुंडली में इंजीनियर बनने का तो योग ही नहीं है, और आप उसके पीछे लगे हुए हो। बचपन से आपने उसकी जान को आफत कर रखी है कि पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, मार पीट फलाना, वो बहुत सारे होते हैं बच्चों के साथ, बहुत लोग करते हैं अपने बच्चों के साथ। मेरा अपना समझना ये है कि भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा है या उसको कौन सी पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है वो तो देख लो। अब आजकल स्कूलों में होने लगा है कि वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट होती है, वहाँ करियर पे करियर कैरियर काउंसलर काउंसलिंग होते होती है, हैं। वो देख लेते हैं कि ये बच्चा किस चीज में ज्यादा अच्छा रह सकता तो ऐसे कौन कौन से निवारण होते हैं, ऐसे कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष मुझे था, कई लोगों को मांगलिक मंगल दोष होता है, तो ये सब क्या है, और ये मंगल दोष का निवारण या काल सर्प दोष का निवारण हम कैसे उन पूजा से कर पाते हैं जो कि हमारी है। देखिए कुंडली में है। सबसे पहली चीज समझनी चाहिए कि काल सर्प दोष कहो, चाहे मांगलिक दोष कहो, चाहे पितृ दोष कहो, ये तीन ऐसे दोष हैं जिनका पूरे वर्ल्ड का मोर देन 75,000 करोड़ का फेक मार्केट है। फेक मार्केट है मतलब? हाँ, मतलब आपकी कुंडली में कोई दोष वोष नहीं है, मेरा काम है आपको बेवकूफ़ बनाना, आपसे पैसे ले लेना और पैसे लेके आपकी पूजा कर देना और आपका खुश हो जाना। बट मंगल दोष मांगलिक होना तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है हमारी ऐसा शादी के लिए। जितना मंगल दोष है उसके कम से कम 10 परिहार भी हैं कि वो होने से मंगल दोष कट जाता है। हाँ ऐसा है। कौन मान रहा है उनको? कौन बता रहा है कि जी आपका मंगल दोष है तो पर कटा हुआ है? कोई नहीं बता रहा है, फिर बस ये बता देते हैं दोष है। बस तो दोष, मैं कह रहा हूँ दोष नहीं भी है, मैं कह रहा हूँ कितने लोगों को पता है मांगलिक दोष कैसे होता है, कैसे होता है? मांगलिक दोष क्यों लगता है? मंगल से रिलेटेड कुछ है? हाँ मंगल से लेट तो है, पर क्या कब कब लगता है ये ज्ञान मुझे नहीं है था। आपको तो नहीं है, पर कितने लोगों को पता होता है? वो तो अब हाँ, मेरे जैसे किसी व्यक्ति पे है, मैंने कहा भाई मांगलिक हो, अब उसको बेचारे को ज्योतिष तो पता नहीं। हाँ, हाँ भाई मांगलिक हूँ, मांगलिक हूँ, मांगलिक हूँ, लड़की मांगलिक है जी, पूजा कराओ, लाओ जी 50,000 रुपये दो, पूजा करते हाँ, हैं कि ठीक हो जाएगा। भाई क्या अगर इतना आसान है दोष होके 50,000 रुपये दे रहे ठीक हो जाने वाला, तो फिर तो किसी के भी दोष नहीं होता फिर। हाँ, तो जो बड़े अगर बड़े। वो दोष है तो फिर उसका कोई ऐसा कोई मतलब, कोई एक चीज फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे जैसे कैसे बताऊं, मेरे माथे पे एक तिल का निशान है, पैदाइशी निशान है, और वो है तो है ही, और वो चाहे दोषपूर्ण हो चाहे निर्दोष हो उसकी बात छोड़ देते फिलहाल, पर वो निशान है, क्या उसको कैसे करोगे, हटाओगे? सर्जरी करके तो हटाओगे, या तो कोई तरीका ही नहीं आपको हटाने का। तो जो चीजें जो ग्रह की स्थिति बन गई है आपके पैदा होने के समय, आप उन्हें हटा सकते हो, नहीं, उन्हें खत्म कर सकते हो, उनसे आने वाली कोई चीज खत्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट उनका इफेक्ट कम कर सकते हैं। तीन दोषों की हमने बात करी, आप बोल रहे हैं कि होते ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा होते नहीं है, होते हैं, लेकिन ज्यादातर झूठ बताए जाते हैं। अच्छा, ज्यादातर दोष का निवारण मतलब परिहार, उसके अंदर परिहार का मतलब होता है जैसे एंटीडॉट होता है ना, डॉट का एंटीडॉट होता है, तो वो एंटीडॉट ऑलरेडी उसके अंदर होता है। ओके। तो उसमें इतनी चिंता करने की या इतने आफत की, इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। होता क्या है कि कोई व्यक्ति जब परेशानी आती है तो इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में, पैनिक कंडीशन में आता है, उसे तुरंत कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए। अब इस चक्कर में लोग उसका फायदा उठाते हैं, डेस्परेशन का फायदा। डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं। लेकिन 99% केसेस में देखा है, 90% केसेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस की या पैनिक की आवश्यकता नहीं होती, छोटी छोटी चीजों से ही चीजें ठीक हो सकती हैं। अब जैसे हम काल सर्प दोष की बात करते हैं, काल सर्प दोष
मैं कह रहा हूँ, मैं जब पढ़ता नहीं था, जब मैं इतना नहीं जानता था, सन 99-2000 में मेरी पूजा कर दी पंडित जी ने काल सर्प दोष की। मुझसे 35,000 रुपये ले लिए, मैंने भी खुशी खुशी दे दिए और बहुत खुश हो गया, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जब मैं पढ़ना शुरू किया, मेरे कुंडली में तो काल सर्प है ही नहीं। मैं गया, पंडित जी आज भी वहां बैठे हुए। मैंने पूछा, पंडित जी काल सर्प तो है ही नहीं। क्या जी तब होगा। अब बताओ, आप कुछ कर सकते हो? नहीं नहीं। जब मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों इतना ज्यादा इस चीज पे जोर देता हूँ कि नहीं, किसी व्यक्ति को डराना या मूर्ख नहीं बनाना है। क्योंकि भाई मुझे इतना ज्यादा लोगों ने बना बना के मुझसे पैसे कमा लिए, मैं समझ गया कि भाई साहब लोगों ने खूब पैसा कमाया, और ये पैसा कमाने का तरीका ही है। जब एक व्यक्ति मुझ जैसा ही बन सकता है, तो न जाने हजारों करोड़ों लोगों की जनता है भाई, पूरे वर्ल्ड की 800 करोड़ की आबादी है, कितने लोग बेवकूफ बनते हैं इसी तरीके से और बन जाते हैं। अब आप मांगलिक दोष की बात कर रहे हैं। मांगलिक दोष कुछ खास कंडीशन पे बनता है, और उसके दोष के निवारण कई बार कुंडली में ऑलरेडी हो रखे होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मंगल दोष कब बनता है? जब मंगल 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 8वें घर में बैठा हो, तो मंगल दोष लगता है। लेकिन मैंने देखा भाई, कई बार पंडित जी कोई बता देगा मंगल दूसरे घर में बैठा तो ही मांगलिक दोष है। क्या जी? नहीं, पूर्ण नहीं है, आंशिक है। और यार इस संसार में आंशिक या ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, या तो होती है या नहीं होती है। कि जी काल सर्प है पर आंशिक है, तो भाई आंशिक नहीं होता, होता है या नहीं होता है। पर वो आंशिक के नाम पे भी आपसे जो है ना ठगाई कर लेंगे, लूट लेंगे, दे दो जितने पैसे। अच्छा, पहले तो ये हो गया कि ये इन जगह पे मंगल होगा तो हम कहेंगे जी मांगलिक दोष है। लेकिन उसमें भी अगर आपका शुक्र, आपका राहु, आपका चंद्रमा अगर केंद्र भाव में बैठ जाए तो वो कट जाता है, दोष ही खत्म हो जाता है। या मंगल जिस राशि में बैठा है वो उच्च का होकर कहीं बैठ जाए तो दोष कट जाता है। ऐसे कई सारे परिहार हैं कि दोष कट ही जाता है। अब उसका अर्थ ये होता है कि मंगल दोष तो तंग तो करेगा, शुरुआत तो करेगा तंग करने की, लेकिन वो मतलब आपके बिल्कुल पास से निकल जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे उतना, तो वो दोष ही नहीं है। तो फिर किस बात की पूजा करानी है, किस बात का वो करना है? पर जबरदस्ती क्या करना है? डराना है, ठगाई करनी, पैसा लेना है। तो कैसे आप पैसे दोगे? अच्छा, अब जैसे बोलते हैं कि मंगल दोष वाले को, मंगल दोष जिसका नहीं है उससे विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए क्या है, मंगल दोष में भी केवल 2 ही ऐसे दोष हैं जो जब सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मंगल का 7वें भाव में या 8वें भाव में बैठा हुआ मंगल, वो ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा क्यों, और भाव क्या है, मुझे थोड़ा सा मैं बताता हूँ, देखिए जन क्या होता है, हम कुंडली को 12 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हम्म, हैं, जिसे हम भाव का नाम कहते हैं। वो थोड़ा और समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो हम्म, जाएगा। तो बेसिकली वो कोऑर्डिनेट्स हैं। वो चैप्टर 2 में कर लेंगे हाँ, हम। वो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री को हम 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर भाग 30 डिग्री का हो जाता है। जिसमें जो हमारा 8th हाउस है वो हमारा मृत्यु का भाव होता है, अगर मंगल वहां बैठे हो। और जो 7th हाउस हमारी पत्नी का या हमारे स्पाउस का या पति का भाव होता है, स्पाउस का हाउस होता है, वहां अगर मंगल बैठे हो तो ज्यादा परेशान करने वाले हो सकते हैं। किसको? स्पाउस को। 7वें 8वें घर का मंगल ज्यादा परेशान करने वाला होता है। उसमें भी अगर ये परिहार आ जाते हैं तो कम परेशान करता है। और उसमें भी अगर सेम स्पाउस की कुंडली में भी अगर 7वें 8वें घर में मंगल बैठे हैं तो वो परिहार हो जाता है, वो कट जाता है। अब उसके लिए जी आप पेड़ से शादी करा दो, या आप पत्थर से शादी करा दो, या ऐसा कर दो वैसा कर दो, सब पैसा कमाने के तरीके, और कुछ नहीं है। तो लोग बस पीछे पड़े हुए हैं लोगों के। वो आंख मीच के बस वो पीछे पड़े हुए हैं, या फिर बस देखो, विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन या तो आप बिल्कुल अंधे हो जाओगे, आप सही चीज समझने नहीं चाहते, ना सही गाइडेंस लेना चाहते, या आप बिल्कुल ही नहीं मानोगे। तो भाई इससे थोड़ा सा बाहर निकल के आइए, कायदे की चीज समझिए, कायदे से जानिए, और थोड़ा सा भरोसा रखिए ऊपर वाले पर भी। उसने अगर वहां 7वें 8वें घर में मंगल को दिया है तो कुछ आपकी पावर के लिए दिया है। 8वें घर में मंगल है, छोड़ भाई आदमी को, फौज में जा। सही बात है। हाँ, तो वो पहले तो होता यही था, इसीलिए उसको कहा, क्योंकि 8वें घर का मंगल आदमी को फौज में जबरदस्त लड़ने वाला बना देता है। अब वॉरियर है भाई, कभी भी मर सकता है। तो वैसे ही खतरा खतरा हो गया पत्नी के लिए। गुरु जी ऐसे ही अभी ये बता रहे हैं कि आपने एस्ट्रोलॉजी का जब ज्ञान लिया तब आपको पता चला कि हाँ जी। आपके काल सब दोष नहीं है। नहीं। तो ऐसा होता है जब बंदा एक ज्ञान लेता है, जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिया, तो मैंने सुना है कि एस्ट्रोलॉजी वाला जो बंदा ज्ञान लेता है वो तांत्रिक विद्या में भी जाता है। ही लर्न्स अबाउट वास्तुशास्त्र ऑल्सो एंड न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। तो आपने भी इन सब चीज़ों का ज्ञान लिया है? हाँ जी, देखिए जरूरी नहीं है कि हर ज्योतिष शास्त्री तंत्र में या वास्तु हम्म, में जाए। लेकिन मेरा अपना एक मेरा मोटिव है, एक मेरा ध्येय है। मेरा ध्येय क्या था? मेरा ध्येय ये है कि जितने भी वैदिक शास्त्र की चीजें हैं, हम्म,
इन सब के पीछे बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए ऐसे हैं हैं। और ये सब विज्ञान है। आप चाहे तंत्र की बात करें, चाहे वास्तु की बात करें, चाहे ज्योतिष की बात करें, चाहे मत्स्य की बात वशीकरण या करें, न्यूमेरिकल जो भी कुछ आप बात करते हैं, इन सब के पीछे गहरा विज्ञान छुपा हुआ है और उसका अपना उपयोग है, उसके अपने तरीके हैं उनको यूज करने के। और वो जगह पर कहते हैं ना, देश काल परिस्थिति, जैसे जैसे स्थिति होती है उस जगह उस तरीके से वो चीजें काम आती हैं। हम्म। अच्छा, तंत्र एक ऐसी बहुत बड़ी चीज है जो मतलब आप ये कह सकते हो कि सबसे ऊपर तंत्र है, उसी के अंडर में सारी चीजें आती हैं, चाहे ज्योतिष है, चाहे वास्तु है, चाहे किसी भी चीज का ज्ञान है। तो गुरु जी, आज आपसे ये कन्वर्सेशन करके मुझे मतलब मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। तो मेरी बहुत सारी मिथ बस्ट हुई हैं। देखो जी, मैं ये समझता हूँ कि आप अपने ज्ञान चक्षु खोलें, बड़ी अच्छी बात है। अब ये अच्छे से लोगों के पास जाए, लोगों को इन चीजों की गहराई और सच्चाई, देखो दो चीजें, गहराई और सच्चाई, ये दोनों समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गहरे विज्ञान है और बहुत सच्चे हैं। ये फैक्चुअल्स हैं, ये बड़े उस पे सच्चाई पे आधारित है, ऐसे ही नहीं है कि किसी ने ऐसे ही कह दिया। सो गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कन्वर्सेशन करने के लिए। सो व्यूअर्स, आई थिंक आपको आज की कन्वर्सेशन बहुत पसंद आई होगी, और आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। सो ऐसे ही मिथ्स को हम करते रहेंगे बस्ट, एंड आगे ही ऐसे ही होती रहेगी बात। वेलकम टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। केदार प्रणाम, आपके जीवन में शक्ति की राह हो। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो।